आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ मैं। आप इतने लोगों से बातचीत करते हैं और आप इतना एडमायरर रहा हूँ मैं आपका कि आपके सामने बैठकर थोड़ी तो फटी हुई थी। 2 साल से हमने बी एम आयनर का एपिसोड भी निकाला, तो बहुत कुछ हुआ है मेरी ज़िंदगी में पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो मेरे दर्शक जानते हो। पर आपके दर्शकों में इतना बता दूँ कि बी एम आयनर के अंदर हम जेंडर की बातें करते हैं, पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी की बातें करते हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ऑनेस्टली इट इज़ अ प्रिविलेज कि आप इस शो पे आएँ। मेरे इतने सवाल हैं, मुझे पता नहीं है एपिसोड आमिर खान का आपका एपिसोड देखकर मैं थोड़ा घबरा तो गया था, मैं कोशिश करूँगा इससे कम रहे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप ठीक हैं? क्योंकि आपने बोला कि पिछले 1 साल में बहुत कुछ हुआ। आई होप यू आर डूइंग फिजिकली एंड मेंटली। हाँ, मतलब 2 बहुत ही बड़ी चीज़ें हुई हैं मेरी ज़िंदगी के अंदर की। एक मेरी बेटी हुई है 10 महीने पहले, मतलब लाइफ ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग में कहूँगा। क्या नाम रखा बिटिया रानी का? नूर। क्या प्यारा नाम है जी। तो शी इज़ रियली द रीज़न फॉर ऑल माई जॉय, ऑल माई हैप्पीनेस। बहुत सालों से हम कोशिश कर रहे थे, हो नहीं रहा था बच्चा, फाइनली बच्चा हुआ है। तो इट इज़ रियली लाइक आई वुड से बीइंग अ फादर, उससे बड़ी कोई चीज़ मेरे लिए दुनिया में है ही नहीं। अब मुझे याद ही नहीं है मैं बाप से पहले क्या था, आइडेंटिटी मैं भूल चुका हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। दूसरी चीज़ जो हुई है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मेरी बेटी के 2 महीने बाद मेरे पापा का देहांत हो गया। तो या सो आई बिकेम अ फादर एंड देन आई लॉस्ट माई फादर। इसलिए पिछले 1 साल से शो भी नहीं कर पाए हैं, पर आई हैव बीन वेरी ईगर टू गेट बैक टू दिस शो। ये शो और ये स्पेस मेरे लिए भी एक सेफ स्पेस बन गया, जहाँ पर मैं भी बहुत कुछ बोल पाता हूँ जो कभी कभी बताने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, वो यहाँ निकल आता है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि वापस आ रहा हूँ मैं 2 साल के बाद विद दिस स्पेस विद यू एज आवर गेस्ट। Thank you so much. Thank you. So before we proceed, please call me Saurabh. I'll be more comfortable. हालांकि काफ़ी वक्त तक मुझे लगता था कि घर वालों ने क्या नाम रख दिया है, क्योंकि सौरभ इतना कॉमन नाम है ना। हमारी क्लास में 4-4, 5-5 सौरभ हुआ करते थे, और इसलिए हमने ये इरादा किया कि हम जिन बच्चों के नाम रखेंगे अपने परिवार के, वो बहुत यूनिक से नाम होंगे ताकि उनको ये मसला ना आए। दूसरा, प्लीज़ कन्वे माई ग्रेटिट्यूड टू रोहिणी नीलकेनी जी। बच्चों की शिक्षा के लिए उनका फाउंडेशन जो काम कर रहा है किताबों के स्तर पर, लर्निंग के स्तर पर, वो बहुत कमाल का है। हम लोग कुछ जैसे रामायण में गिलहरी की कोशिशें थी ना, वैसी कुछ कोशिशें अपने गांव में आसपास कर रहे हैं। तो उस क्रम में हमें उनके बारे में, उनके काम के बारे में और पता चला। सो आई हैव great respect and lot of gratitude for her, and so please convey my regards. No, same here. उन्होंने जिस लेवल पे हमें सपोर्ट किया है, ये शो उनके बिना हो ही नहीं पाता। रोहिणी नीलकेनी फिलैंथ्रोपीज, उनकी टीम ने, रोहिणी मैम ने हमारे आइडिया को सुना और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, because of which we are able to do this. Thank you ma'am, and thank you Nandan sir. You two are a rock star. Yeah, beautiful. सर, हम शुरुआत करते हैं एक गुरु, एक सवाल का और जवाब दो। हाँ जी, प्लीज पूछिए। मेरा क्या अभी रियाज छूटा हुआ है कैमरे का, बहुत दिनों बाद मैं बैठा हूँ। 15 दिन हुए आपको, बहुत दिनों बाद आप ऐसे बोल रहे हैं। बहुत होते हैं यार। मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारे भीतर से रोशनी के कौन से झरने फूटे जब तुमने बिटिया को गोद में लिया नूर? टेल मी अबाउट इट। क्या बात है, अभी आपने रिवर्स कर दिया ये शो को, जैसे आप करते हैं अपने। बेटियों का जिक्र आते ही मैं बदल जाता हूँ। मैं आपको सच बताऊँ कि जब मुझे हमेशा से बेटी चाहिए थी, और मेरे पास लड़के के लिए नाम भी नहीं था। मैंने पिछले 6-7 साल पहले एक नाम सोचा था। मुझे लगा था कि अगर मेरी ज़िंदगी में एक बच्चा आएगा और वो लड़की होगी, वो मेरी ज़िंदगी की रोशनी होगी, और उसका नाम मैं रखूँगा नूर। नूर एक स्पिरिचुअल नाम भी है, और मैं पंजाबी हूँ। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर नूर, एक नूर से सब कुछ होता है। बिल्कुल, रब का नूर भी होता है। जब पैदा हुई और हमने देखा पहली बार, पता चला लड़की है। एक तो मुझे बस यही याद है कि पहले तो सर मैं कराए, मतलब मैं इतना रो रहा था। मेरी वाइफ जो सर्जरी में थी, वो बातें करी जा रही है डॉक्टर के साथ। क्या नाम है मैम का? डेजी। और डॉक्टर मुझे, नर्स को बोल रहे हैं कि भाई इनको प्लीज टिश्यू दे दीजिए, ये रुक नहीं पा रहे। मेरी बीवी बोल रही है कि मैंने बच्चा पैदा किया, आई एम ओके, व्हाट इज हैपनिंग टू यू? बट आई जस्ट कुडंट बिलीव इट। पहली बार मैंने बेटी को देखा, इट वाज लाइक अ, जैसे एंजल को देखते हैं ना, एक एथेरियल फीलिंग, एक ऐसी, आई कुडंट बिलीव इट। आई वाज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये नहीं विश्वास हो रहा था कि ये लड़की इतनी, मतलब मैं इतना सुंदर तो नहीं हूँ, ये इतनी कहाँ से सुंदर पैदा होगी। इट्स ओके, वो डेजी सुंदर है। हाँ, मानने वाली बात है, उसका लोड नहीं लेना। मतलब कि बच्चे सारे सुंदर होते हैं, बट फर्स्ट टाइम यू सी योर चाइल्ड, यू जस्ट आर इन ऑ।
सारे बच्चे सुंदर होते हैं, अपने बच्चे थोड़े ज्यादा सुंदर होते, वो तो है ही। बट उसके बाद से मतलब मेरा स्माइल नहीं खत्म हो रहा। शी इज़ रियली द एंजल ऑफ माई लाइफ, जिंदगी का नूर है। अगर वो नहीं होती, जब मेरे पापा जब गए, आई डोंट थिंक हमारी फैमिली सर्वाइव कर पाती। और जिस मतलब इट हैपेंड वेरी, बहुत ही एक मतलब घटना हुई, हादसा हुआ हमारे साथ। और जिस तरीके से 40 days ही वाज इन द ICU, और बहुत ही मुश्किल समय था हमारे लिए। और वो थी, सॉरी, थैंक यू। तो I've gone through something similar, so I can relate more. वो थी मेरी मदर को भी उनसे साहस मिला, उनसे सपोर्ट मिली। एंड बिकॉज ऑफ हर एंड माई वाइफ हु वर बोथ चैम्पियंस, मैं 3 महीने बाप का रोल निभा नहीं पाया उस टाइम पर, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटल में थे। फिर फ्यूनरल हुआ, फिर सडनली आप ना आदमी बन जाते हो। BM मैंने, मेरे शो का नाम है, मैंने लिटरली देखा है बनते हुए मैन ऑफ द हाउस, कि सडनली पापा जाते हैं और बड़े बेटे पे जो आता है। Can I tell you something? जी। आपको एक फादर के तौर पे शायद ऐसे ही महसूस करना चाहिए कि आप 3 महीने अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे। जी। बट आई कैन प्रॉमिस यू, जब नूर बड़ी होगी ना, शी विल बी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वो 3 महीने आपने अपने पिता की खिदमत में, उनकी सेवा में गुजारे हैं। बाकी तो साहब दुनिया का दस्तूर है, जब सर से छत जाती है तो हम ही छत बन जाते हैं। बिल्कुल, दैट्स हाउ इट वर्क्स। वही है। सो congratulations. I mean, I hope she brings joy. She is. I hope she makes this world a better place. मतलब मैं अपने बाद की जनरेशन से बहुत उम्मीदों से भरा रहता हूँ। मुझे वो लोग बहुत अनॉइंग लगते हैं जो, अरे एजेंसी तो ऐसे हैं, मेरे हमसे बेटर हैं, ज़्यादा बग फ्री हैं, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ज़्यादा क्लैरिटी है। हसल के नाम पे वो अपने कंधों पे दूसरों की उम्मीदों की लाश नहीं ढोते हैं। सो दे आर बेटर देन अस। सो आई होप मैं तो मानता हूँ, बट मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि वो तो अभी कुछ भी करे, मेरे लिए तो वो बेस्ट ही होगी। Yes. चाहे वो दुनिया बदले ना बदले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो के अंदर देखिए, मैं आपको बताऊं भाई साहब, दुनिया बदलने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। दुनिया आपसे बस इतना चाहती है कि आप जैसे हो वैसे जियो। बिल्कुल। आप खुश रहो। दुनिया क्या, हम और आप दुनिया है ना। बिल्कुल। है ना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों की ऐसी तैसी, हम आप लोग हैं, हम आप खुश हैं, हमारी दुनिया आबाद है। तो वो खुश रहे, अच्छी इंसान बने, उसके में सबसे इम्पोर्टेंट बस वही है। चलिए सर, मैं अभी आपकी बातें भी हो जाए थोड़ी, हमारी तो बहुत बातें हो गई। हमारे बक्सा है, हम एक सेगमेंट करते हैं अनबॉक्सिंग चाइल्डहुड, जिसके अंदर बचपन की कुछ यादें जुड़ी होती हैं। शायद कुछ ऐसी चीजें आपको दिख जाए जिनसे कुछ किस्से निकले। सर प्लीज खोलिए, देखिए। आपको ये बक्सा देख के एक तो सबसे पहले मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, क्योंकि मम्मियों को ना जादू करना आता है जी। मतलब वो हमें बहुत बाद में पता चलता है, दे आर मैजिशियंस। पापा लोगों को मेहनत करना आता है, मम्मियों को जादू करना आता है। और उनका जादू शुरू होता है उनके बक्से से, नानी के बक्से से जो चीजें निकलती हैं ना, दे मेस्मराइज। सो वाह, तस्वीरें भी हैं जो हमको दिख गई, मिल गई कहीं। ये आज से 20 साल पहले की फोटो है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, अब वो बहुत अच्छी दोस्त है, बीवी भी है। तो वैसे बोलती थी तेरा ये गुंडा लुक है, गाड़ी लगता था। शी इज लाइक इट। तो इसके पीछे एक शमशेर बहादुर की कविता का पोस्टर है, जिसमें एक लाइन आती है कि हाँ तुम मुझसे प्यार करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं जिनमें वे फंसने नहीं आती, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं जो गहराई तक दबा नहीं पाती। हाँ तुम मुझसे प्यार करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। क्या बात। ओ वाओ, स्ट्रेट आउट ऑफ चंबल। मेरा मादरे वतन, मेरी मातृभूमि। मैं 19 साल का रहा हूँगा, 19 साल का रहा हूँगा। ये कहाँ पे खींची गई थी फोटो? ये मेरा जो होम टाउन है उरई। हाँ, दुनिया में 3 शहर बहुत कमाल के हैं जी, दुबई, मुंबई एंड उरई। मैं उरई से आता हूँ, इस समय मुंबई में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मुझे आप उरई के बारे में कुछ बताइए कि उरई के अंदर बचपन कैसा गुजरा आपका, और वैसे कैसे गुजरता है? बीहड़ के जो छोटे शहर होते हैं वो आपके भीतर सख्ती को लेकर मोहब्बत पैदा करते हैं। आपको पता है कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको बहादुर बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जब बड़े हो रहे हैं तो आपने दीवार पर कैलेंडर बाद में देखे हैं, राइफल पहले देखी है। आपको पता है कि खेत में अगर आप पानी लगा रहे हैं तो डकैत आपको उठा के ले जा सकते हैं।
आपको पता है कि जो झगड़े होते हैं वो आन बान शान के झगड़े होते हैं और उसमें लोहा यानी कि वेपन इस्तेमाल होता है. You do not become okay with any kind of cruelty, but you know that this is part of life है. और तमाम घटनाएं एक कहानी की शक्ल में आपके कान तक पहुंचती है और इसलिए आपको ज़्यादा याद रह जाती है. बीहड़ में जिंदा रहना है तो बीहड़ जैसा होना पड़ेगा. तो मैं कई बार अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि मुझे आई डू नॉट लाइक सिल्की स्टफ. जैसे वाई, उनका पता नहीं, चीज़ें थोड़ी सी खुरदुरी हो ना तो ज़्यादा यकीनी लगती हैं. सो आई प्रेफर खादी ओवर सिल्क, आई प्रेफर रग्स ओवर सम वेरी सनी टाइप स्टफ. ऐसा होता है. और तो आपके ख्वाब भी वैसे बनने लगते हैं. जैसे मुझे लगता था जब मैं छोटा था तो लोगों से पूछते थे कि बड़े होकर क्या करोगे. मैं कहता मैं बड़े होकर बड़ा बनूंगा. ये बड़े लोगों के पास एजेंसी होती है. दे डिसाइड घर में खाना क्या बनेगा. मैन ऑफ द हाउस, उनके हिसाब से घर के टेम्परेचर चेंज होते हैं, है ना. उनका मूड अच्छा, उनका बुरा, विच इज़ नॉट अ राइट थिंग. और व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई वांटेड टू बी लाइक माय फादर एंड आई होप दैट ही इज स्टिल प्राउड ऑफ मी. हालांकि उन्होंने कभी कहा नहीं. तो छोटे शहरों में क्या होता है निखिल कि वो जो गाना है ना, आंखें भी होती हैं दिल की ज़बां, वो शायद छोटे शहर के पापाओं के लिए लिखा गया है क्योंकि वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं. तो मेरे और मेरे पापा के बीच 3 वाक्य की बातचीत होती थी साल में, अधिकतम 3 बार. पहला, कैसे हो, ठीक है. दूसरा, पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक चल रही है. तीसरा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, नहीं, खत्म. तो जो मैं आपको बता रहा था ना, एक किस्म की सख्ती, एक किस्म का खुरदरापन. तो ऐसा होता है छोटा शहर. वो आपको दुनिया के लिए थोड़ा ज़्यादा तैयार कर देता है. और एक जो बड़ी अच्छी चीज़ होती है कुरई जैसे शहरों की, वो ये है कि संस्कृत का एक शब्द है विस्मय, बिविल्डर्ड, उसका इर्द गिर्द का है. आपकी आंखों में विस्मय भरा होता है क्योंकि जो कुछ भी आपके सामने घट रहा है वो आपको लगता है अरे ऐसा भी होता है. जैसे आप पहली बार ट्रेन में बैठे तो अरे इतनी बड़ी लोहा गाड़ी, आपने पहली बार पॉपिंस खाई तो अरे ऐसी, कंपट बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल टॉपिक, तो अरे रंग बिरंगी कंपट भी होती हैं. तो आप बड़े शहरों में गए तो हर चीज़ विस्मय की तरह आती है. एंड विस्मय के साथ अगर आप सहज हो जाए, दोस्ती कर लें, तो जॉय आता है. कुछ पॉपिंस की आपने बात की, शायद पॉपिंस भी यहाँ पर हो. ये फोटो भी मुझे बहुत पसंद है. ये मेरी सारी बहुत फेवरेट फोटो निकाली है आपने. ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं गाइस, एंड शी ऑल्सो हैपेंस टू बी माई वाइफ. आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं उनके बारे में और मुझे इतना अच्छा लगता है. हर बार आप ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं. दिस इज माई एंगेजमेंट डे, 24th of November. Oh God. मैं इसीलिए पॉडकास्ट नहीं करता हूँ कभी. या सो द्विवेदी दिख जाएंगे. हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं. तो और दुनिया को, सो कॉल समाज को ये गवारा नहीं था कि हम शादी करें क्योंकि हमारी जात अलग अलग है. या बट वी डिड इट. पेरेंट्स हमारे राजी थे, उनको मनाया हमने. माता पिता के बिना कुछ नहीं करना है, बिल्कुल, क्योंकि वो हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं. और ऐसा नहीं है कि उनका कहा सब सही होता है. मतलब बहुत आपके वैचारिक मतभेद होते हैं उनसे अलग अलग चीज़ों को लेके, बट उन सब के ऊपर, जैसे हमारे ऊपर आसमान की छत है ना जी, माता पिता के लिए हमेशा बहुत सारी कृतज्ञता रहती है सर में. तो वो राजी थे और तब मैं मूछें रखता था. और या ये एमफिल की पढ़ाई कर रही थी. शी हैज़ स्पेशलाइजेशन इन वेस्ट एशिया. तो इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस की पॉलिटिक्स की पढ़ाई की है. चंडीगढ़ की फ़ोटो है, मैं वहाँ काम कर रहा था. इन्होंने काम किया, फिर ब्रेक लिया, फिर पढ़ाई आगे बढ़ाई. तो हम, मतलब हमारी एंगेजमेंट हुई, हमने खाना खाया, फिर इधर जाके कॉफ़ी पी कुछ दोस्तों के साथ, और फिर मैं उसको ट्रेन में बिठा के आई टू गो टू ऑफिस नेक्स्ट डे. तो वो कहाँ वापस गई? दिल्ली. वो दिल्ली वापस आई थी, मैं चंडीगढ़ में था. और ये फ़ोटो है जब मैंने IMC में टॉप किया था, जहाँ जर्नलिज्म की पढ़ाई की जी. तो आई गॉट फर्स्ट रैंक. पीछे ये जो नहीं दिख रहे हैं वो राजदीप हैं. तो राजदीप भी वहाँ पे स्पेशल गेस्ट थे. तब से आपको जानते हैं?
मैं उनको जानता हूँ, वो उन्होंने तो मुझे बहुत बाद में जाना। सो ये इसने मुझे थोड़ा सा वापस से कॉन्फिडेंस दिया था कि आई एम वर्थ समथिंग। मतलब कुछ कैश मनी भी मिलती है। तब हमारी फैमिली के लिए फाइनेंशियली एक बहुत मुश्किल फेज था ये। तो या एंड दिस डे माय बेस्ट फ्रेंड गुंजन, शी गिफ्टेड मी, एक ऑथर है मुझे बहुत पसंद है, रामचंद्र गुहा। तो उनकी किताब आई थी जो उन दिनों में बहुत महंगी लगती थी, इंडिया आफ्टर गांधी जी। तो उसका एडिशन उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। उसमें पूरे पहले पन्ने पे एक डिटेल में नोट लिखा है कि इट्स अ वेरी स्पेशल डे, तुम्हें टॉपर वाले मेडल मिले एंड यू मेट योर फेवरेट जर्नलिस्ट राजदीप एंड दिस दैट्स करके बहुत लंबा। सो दीज ऑल पिक्चर्स आर वेरी स्पेशल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर, आपने इतने दिल खोल के बातें की हैं। पहले हम लोग बचपन की बातें कर रहे हैं, और भी निकाल सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे तुम्हारे पास कंचे हैं? ये छोटे वाले हैं। तो हमारे यहाँ गेम चलता है टॉनी हिट। मैंने जितने आपसे आपके काफ़ी मित्रों से बात की है और पिछले 3-4 दिनों में उन्होंने सब एक जो कॉमन चीज़ आपने मुझे बताई है वो ये है कि जितने गंभीर आप कैमरे पे दिखते हैं आप उतने ही इंटरेस्टिंग और उतने ही दिलचस्प इंसान है ऑफ कैमरा। तो एक कैमरे पे बोल रहा है बोरिंग होता है। मतलब मैं कह रहा हूँ सीरियस होना, आजकल तो जर्नलिज्म के अंदर और कोई सीरियस है नहीं, बहुत ही कम लोग हैं, तो वो तो अच्छी बात है। मैं कहूँगा एक चीज़ जो मैं आपके इंटरव्यूज में बहुत नोटिस करता हूँ, जब आपको पता है कि एक गेस्ट ने एक ऐसा आंसर दिया जहाँ पर उन्होंने या तो कुछ चूक गए अपने फैक्ट्स में या कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे पता है प्रोग्रेसिव नहीं है, या कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको नॉलेज है, आपकी आंखों में वो शरारत दिख जाती है, मुझे मिस्चिफ दिख जाती है। ये इल्जाम झूठा है जज साहब। तो मैं ये जानना चाहता हूँ बचपन में भी आपके दोस्तों के साथ आप कैसे थे? आप मतलब बकैती तो करते होंगे जितना मुझे लगता है। पता नहीं, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा बच्चा था। समय से स्कूल जाता था, सारा होमवर्क करता था। इसमें कुछ भी सच नहीं है ये जो अभी अभी बोला मैंने। एंड आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई इट, बट मैंने कभी होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। सो आई बीन टॉपर स्कूल में कई स्टेजेस में, पर ये इल्ज़ाम मुझ पे नहीं लगा कि इसकी कॉपी पूरी नीट एंड क्लीन, ये कभी नहीं। ये दोष कोई नहीं लगा सकता। हैंड राइटिंग ठीक है, अच्छी है, पर सबसे ज़रूरी नोट्स कॉपी के सबसे पीछे के पन्नों पर होते थे जी, जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, है ना। हमारे ज़माने में तो फ्लेम्स करते थे हम लोग बचपन में कि लड़की का नाम और लड़के का नाम और फ्लेम्स पता है आपको? जी जी, मुझे बहुत बाद में दिल्ली आके और तब पता चला। नहीं, हमारे पास इन सब का समय नहीं था। ठीक है। क्योंकि हम लोगों के पास ज्यादा जरूरी काम थे, कमिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, है ना। और फिर स्कूल में भी, मतलब लेकिन हम लोग 7th-8th में जब लंच ब्रेक होता था ना, हम दोस्त बैठ के पॉलिटिशियंस को ऐसे डिस्कस करते थे कि अगर हमने ये नहीं किया तो उनका करियर खराब हो जाएगा। और ये मैं आपको 6th, 7th, 8th की बात बता रहा हूँ। हम ऑल बॉयज स्कूल में थे, कानपुर में एक बहुत कमाल का विद्यालय, दीनदयाल विद्यालय जी। हमको लगता था हाँ, मतलब लड़कियां होती है घर में, मोहल्ले में दिखती हैं, पर बिल्कुल जीरो। हमको कुछ नहीं कि हमारी लाइफ में कुछ मिसिंग नहीं, कुछ नहीं है। हम पहुंचे, फिर हमने पहली योजना ये बनाई कि आज बिना पिटे घर कैसे जाना है स्कूल से। हमारे पास बहुत काम थे, हमारे पास फ्लेम्स का टाइम नहीं था। सॉरी गर्ल्स, वी वर बिजी। सो यहाँ बहुत गप्पे होती थी, बहुत मजे आते थे। तो पिटते थे पर आप? हाँ। सो मेरी माँ ऐसा कहती है, देखिए मुझे तो याद नहीं है, कौन ही याद रखे ऐसी चीजें। बेइज्जती जल्दी भूलनी चाहिए, ऐसा थेरेपिस्ट कहते हैं। मेरी माँ ये कहती है कि मैं बहुत शैतान था जी, पर मेरी माँ ये भी कहती है कि वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, जबकि मुझे पता है कि वो भैया से ज्यादा प्यार करती है। इसलिए मैं माँ की सब बातों को थोड़ा सा टीडीएस काट के लेता हूँ। और उन दिनों ये अफवाहें चलती थी कि बच्चा चोरी के गिरोह घूम रहे हैं, तो वो परेशान हो जाती थी। मैं कहीं भी अपने कपड़े फेंक आऊँगा, कहीं भी खाना खा लूँगा। अब तो थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ गई है, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ों को। बिल्कुल। घर में इतने सारे काम, 2 बच्चे, सब मैनेज करना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। तो कई दफ़ा ये होता है कि माँओं की वो खींच भी बच्चों पे उतरती है। तो मेरी कुटाई होती थी, तो उसके 3 स्टेप होते हैं कुटाई के। फर्स्ट आपकी पिटाई जी, सेकंड आपकी रुलाई
और इन दोनों के बाद जो नींद आती है, ओ हो, जी भर कुटे, जी भर रोए और सो गए। और अगर उन दिनों में मन कर गया कुछ एडवेंचरस करने का तो सुसु भी कर ली। ठीक है, अच्छा पार्ट उसके बाद होता है कि वो तो माँ है, बिल्कुल, और उसके भीतर गिल्ट है। तो फिर उस दिन आपको, मैंने व्हाइट बटर को नैनू बोलते हैं, वो संस्कृत में शब्द है ना, नवनीत, उससे बना नैनू। तो उस दिन आपकी रोटी में अतिरिक्त नैनू लगेगा। उस दिन हो सकता है आपको कोई नई कहानी सुना दी जाए, पकवान बनेंगे बड़े मजेदार। हाँ, मतलब या माँ ऐसे आंचल में लगा ले और उसकी कोर गीली हो जी। तो ऐसा होता था। तो बेटे बेटे हमें तो ये नहीं बताऊंगा यार। मैं मेरे पिताजी से बहुत बाद तक खुराक पाया हूं। बिल्कुल, मतलब ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में आखिरी बार मैंने खुराक पाई ढंग से। फिर उसके बाद मैंने कसम खाई कि नहीं, अब अच्छा बच्चा बनना है, पढ़ाई करनी है। फिर जेएनयू आ गया, फिर उसके बाद ट्रैक चेंज हो गया। उसके बाद से फिर नहीं, मुझे जो सबसे मजेदार बात लगती है, कॉलेजेस में आप जाते हैं, हम हमेशा ना बैक बेंचर्स को शाउट आउट देते हैं। आप बैठे हो कभी पीछे? मैं तो हमेशा पीछे बैठता था। तो आपको पता है, तो आगे बैठा फिर नहीं है। हाँ, तो खेल पीछे होता है। बिल्कुल, ठीक है, आगे पापा के परे बैठते हैं, ठीक है ना। और वो एकदम मतलब पापा के मतलब आप समझ रहे हो ना कि इस प्रजाति को ताजीराते हिंद की किसी दफा के तहत सजा मिलनी चाहिए। एक तो तुम सबसे आगे बैठे हो, दूसरा तुम टीचर सबसे ज्यादा लबर लबर कर रहे हो, और तीसरा जब टीचर लेक्चर के बाद जा रहा है, दरवाजे तक पहुंच गया, तब तुम उसको याद दिला रहे हो कि आपने होमवर्क चेक करने को बोला था आज। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये रीएक्टिवेट हो रहा है सडनली। हाँ, तो इनका अरे खौफ कर भाई, क्या कर रहा है हरकतें। फिर ऐसे लड़कों के साथ हम लोग भी हरकतें करते थे, नहीं करना चाहिए, बुरी बात है। आगे बैठो, ठीक है यार, तुम्हारा मन है, तुमको टीचर नंबर बनाने हैं, तुमको लग रहा है सारे डाउट तुम आज ही क्लियर कर लोगे। और वो लड़के जो टीचर जाने के बाद पीछे भागते थे कुछ अपने अतिरिक्त डाउट क्लियर कराने के लिए। हम देख रहे हैं तुम्हारा करियर। तो पीछे क्या होता है कि आप गेम खेल रहे हैं, आप गॉसिप कर रहे हैं जी, आपने लंच ब्रेक से पहले लंच कर लिया। मैं वो बहुत करता हूं। पकड़े गए, प्रिंसिपल से खुराक मिली, वो अलग है। फिर आपने कुछ बोल भी दिया तो अरे किसने बोला। तो हाँ, वहाँ शरारतों के शास्त्र रचे जाते हैं। क्या बात, बैक बेंचर्स जिंदाबाद। ये तो हमारी बचपन की तो बहुत ही मजेदार बातें हो रही हैं, क्योंकि आपने कई बार ऐसा बोला है कि पहली आइडेंटिटी जो आपको अपनी बताई, आपको पता चलती है, वो होता है जेंडर। अगर आप मर्द होते हो, अगर पुरुषार्थ के बारे में, मैस्कुलिनिटी के बारे में आपको बताया, मतलब पता चल ही जाता है, आपको ऑप्शन ही नहीं है कि आप उस कंडीशनिंग या नॉर्म्स आप उससे दूर रह पाओ। मैं सोच रहा था कि मतलब व्हाट डज मैस्कुलिनिटी लुक लाइक इन अ वर्ल्ड जहाँ पर आप राइफल के बारे में, आप राइफल्स देख रहे हो, जहाँ पर आप डाकुओं के बारे में सुन रहे हो, जहाँ पावर सिर्फ घर में नहीं है, बाहर आप पावर देख रहे हो। पहली, आपको याद है पहली बार आपको कब पता चला कि मैं लड़का हूँ या मैं मर्द हूँ या फिर मैं एक मैस्कुलिन एनवायरनमेंट से आता हूँ? देखिए, न्यूटन का जो चौथा नियम है, जो न्यूटन पब्लिश करना भूल गए थे, वो ये है कि पिट के नहीं आना है। जी, ठीक है। तो जब आपको पहली बार ये बताया जाता है कि पिट के नहीं आना है, तो आपको समझ में आ जाता है कि साहब घर में बाहर आपकी इज्जत का सूचकांक, सेंसेक्स इससे तय होगा कि पिट के नहीं आए। हाँ, पीट के आओगे तो घर पे कम पिटोगे। दूसरा जिससे मैं कतई सहमत नहीं हूं, वो ये है कि लड़के रोते नहीं हैं। ये दुनिया का इतना खौफनाक झूठ है, ये इतनी दफा दोहराया गया है कि मेरा वश चले तो मैं दुनिया के सारे रसायन, सारे केमिकल्स और दुनिया के दरिया का सारा पानी लेके हर बोर्ड से, हर दिमाग से ये झूठ मिटा दूं। हम बोलते बाद में, हमारी वाचा बाद में खुलती है, हमारी देह हमसे पहले बोलती है निखिल। और अगर हमारी देह को स्ट्रेस लग रहा है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है थ्रू टीयर्स। इसीलिए मुहावरे हैं कि रोने के बाद जी हल्का हो जाता है। जी, मतलब वो केमिकली भी वो वैसा ही है। पर हम लोगों को बार बार कहा गया कि मजबूत होने का पहला नियम है कि रोते नहीं है। एंड आई डू नॉट सब्सक्राइब दैट। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे आपको वो जेंडर समझ में आता है। स्कूल में, कॉलेजेस में एक टाइम तक तो ऐसा होता है ना कि सब एक जैसे झबले टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक। ये अभी हुआ है कि बाजार की वजह से कि गर्ल्स पिंक पहनेंगी, लड़के ब्लू पहनेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, वो झबले टाइप के सब कपड़े। तो वहां से फिर आपको थोड़ा सा
जेंडर समझ में आना शुरू होता है। और आई डोंट वांट टू नॉर्मलाइज इट, पर वेपन्स का पापा पिस्टल कैरी करते हैं। कोल्ट की निहायत ही खूबसूरत दादाजी के पास थी। जब दादाजी गुजरे तो वो पिताजी के पास आई। सब ब्यूटीफुल एंड आई एम नॉट, ये हमारी नेसेसिटी भी है, पर ये बिल्कुल वैसा है कि मेरे पापा किताबें पढ़ते हैं, मेरे पापा बाइक चलाते हैं, तो मेरे पापा ये सब करते थे, पर उनके सिरहाने हमेशा पिस्तौल होती थी। सेफ्टी के लिए होती थी सब? जी बिल्कुल। आप आ रहे हो, जंगल है, बीच में एक नाला है, लूट होती है, रात बिरात आ रहे हो, खेत में हो, ठीक है, 10 तरह के। ये मैं 80s की 90s की बात कर रहा हूँ। तो वो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इसी गवर्नमेंट लाइसेंस भी आपको इसीलिए देती है जी। और अब तो बैन है, पहले हर्ष फायरिंग होती थी। कि हमारे यहाँ क्या होता है ना कि कारतूसों का व्यवहार होता है। जैसे अभी क्या है कि जब मैं नूर से, डेजी से पहली बार मिलूंगा, है ना, तो मैं फर्स्ट करिए आपके घर आता हूं, तो मैं कुछ फ्लावर्स लेके आऊंगा। मैं निशिगंधा लाऊंगा, कुमुदनी जिसको लिली बोलते हैं वो लाऊंगा, मैं नूर के लिए कुछ टॉयज लाऊंगा, कलर बुक्स लाऊंगा, राइट जी। हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे हमारे घर में बच्चा हुआ और फिर वो गांव में प्रोसेशन निकल रहा है और आपके दरवाजे पर पहुंचा, तो आपने राइफल या डबल बैरल निकाली और फायर किए हवा में। तो आपने 5 फायर किए, तो आपका 5 फायर का व्यवहार मेरे ऊपर चढ़ गया। तो आपके घर कोई बारात है, उसका प्रोसेशन निकल रहा है, तो हम 5 या 6 फायर करेंगे। तो ऐसे मतलब अलग अलग व्यवहार होते थे, पर ये भी होता था कारतूसों का। तो ये बड़ा नॉर्मल था मतलब। और टचवुड हमने कभी ये भी नहीं देखा कि अरे उनके यहाँ गोली चल गई तो बच्चे को नहीं, सेफ डिस्टेंस पे टंगे होते थे। बट मुझे आप ये बताइए कि जब आप इस वातावरण में आप बड़े हो रहे हैं, आपको क्या पता है कि मुझे कैसे होना है? क्योंकि वैसे ही हम पे, जैसे आपने खुद ही कहा हुआ है कि आपको मैथ वगैरह में इतना शौक नहीं था, फिर भी आपको बीएससी करनी पड़ी। ट्रॉमा है मुझे। आज भी सपने आते हैं कि मेरा मैथ्स का एग्जाम है 12th का और मैं क्या ही होगा मेरा। आज भी कई दफा तो मेरा मन करता है, और शायद मैं करूँ भी, कि एक बार मैं पीठ टिका के 9th 10th 11th 12th की मैथ्स एक टीचर लगा के पढ़ लूं, आर.डी. शर्मा, पी दास गुप्ता पूरी सॉल्व कर लूं, रेसनिंग हॉलिडे वाली फिजिक्स एक बार कर लूं, है ना, एच.सी. वर्मा कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वापस से पढ़ लूं, एक बार केमिस्ट्री निपटा लो, आई एम डन विद इट, हो गया भैया, मैं मुझे मुक्त करो, मैं नहीं जीना है। जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं काफ़ी देश घूम चुका हूँ, काफ़ी कॉलेजेस जा चुका हूँ, मेरे को बार बार यही सुनने को मिलता था लड़कों से कि हमारी ज़िंदगी तो ऐसा लगता है कि जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे ही चल रही है। जितना पेरेंट्स ने डाला है हम पे, हमको उतना कमा कर उनको दिखाना है, चाहे उनको चाहिए ना चाहिए वो अलग बात होती है। इफ़ यू आर द ओनली पर्सन इन द हाउस हुज अर्निंग, देन ऑफ कोर्स आपको कंट्रीब्यूट करना। तो वो एक रहता ही है प्रेशर, एक बर्डन रहता ही है। ऊपर से उस समय ऐसी कोई चीज़ें आपके अंदर आई जो आपको शायद अब लग रहा है कि वो शायद गलत थी, या विश मेरे पास ये एनवायरनमेंट होता और मैं ऐसा बन पाता। तो मैंने अब तक आपको जो बताया ये कहानी का आधा हिस्सा है जी। कहानी का दूसरा हिस्सा ये है कि मेरे पिताजी को ये पता था कि अगर ये गांव और शहर में रह गया तो ये ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए उन्होंने, मैं 4 साल का था तब से अपनी माँ से दूर रहता हूँ पढ़ाई के वास्ते। वो गांव में थी, मैं शहर में था, ताऊ जी के पास रहता था। और जब मैं 7 साल का हूँ तब उनसे 100 किलोमीटर दूर फिर कानपुर में बुआ जी के पास रह के पढ़ा। एंड देन आई हैपन टू स्टडी इन वेरी गुड स्कूल्स, सरस्वती शिशु मंदिर में, फिर दीनदयाल विद्यालय में। और वहाँ पे जाके समझ में आया कि इज्जत इस बात से नहीं है कि तुम्हारी कमर पे जो लोहा लगा है वो कैसा है। इज्जत इस बात से है कि तुम पढ़ाई में कैसे हो, साहित्य के प्रति, संगीत के प्रति, संस्कृति के प्रति तुम्हारी समझ कैसी है। जब तुम बोलते हो तब लोग तुम्हें मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं क्या। तो वो आपको जब वो वाला हाई समझ में आने लगता है ना। मैं आपको ये बताऊं कि जब पहली बार मैं बॉस्टन में MIT की मीडिया लैब में गया तो मैंने कैसा एक्सपीरियंस किया, या जब पहली बार चॉम्स्की का कोई आर्टिकल पढ़ा, या हटिंगटन को पढ़ा, कुछ भी, या JNU गया कैसा, तो वो दोनों चीज़ें हैं वो जी। हाँ, जब पहली बार आप भैरवी सुनते हो, भैरव सुनते हो, फिर आपको समझ में आता है कि ये शुद्ध है, ये ये तीव्र है, ये कोमल है, तो वो भी है। बिल्कुल। बिल्कुल। एक आपने ना काफ़ी अगेन आपने बहुत बारी ये जिक्र किया है कि एक जजमेंट होती है जब बचपन में आप
खुद भी करते हैं और शायद देखते भी हैं आसपास। अभी आप खुद कह रहे हैं कि आप ओराई से गए हैं कानपुर के बाद आप गए हैं दिल्ली। आपने 2 चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि एक, आपके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन थी जो एज अ बॉय आपको अनलर्न करनी पड़ी, और दूसरी कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ हुई है जो आपको झेलनी पड़ी? All said and done, being a male is a privilege in our times, है ना। हम जब निकल सड़क पर निकलते हैं ना, तो हमें ये नहीं देखना पड़ता है कि हमारी शर्ट के बटन कितने खुले हैं, फ़ोन कितना चार्ज है, पेपर स्प्रे है कि नहीं, कौन हमें गंदे लुक दे रहा है, कैट कॉलिंग। हमारे साथ ये नहीं होता है। आपको ये सारी चीज़ें अनलर्न भी करनी होती, पर पुरुषों के लिए थोड़ा सा आसान होता है। एंड आई एम नॉट बीइंग एंटी मैन हियर, बट हाँ, क्योंकि जब आप लड़कियों से बात करते हो ना, आपकी दोस्ती होती है, तब आपको समझ में आता है यार इनकी फाइट तो बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है उनकी फाइट। पैदा होने से ही उन पे जो बंदिशें, जो तोहमतें, चाय मत पियो काली हो जाओगी, खाना बनाना नहीं सीखोगी तो ससुराल में क्या, मतलब उनके कोर्सेज सिलेक्टेड होते हैं। मतलब आपकी रात के 8 बजे ट्यूशन हो सकती है, पर उनकी 6 बजे, बहुत सारी ऐसी। तो जब मैं उनकी दुनिया देखता हूँ तो हमें लगता है कि हमारी असल कुछ काम है भाषा के स्तर पर होता है, क्योंकि आप बुंदेली बोल रहे हो, फिर कानपुर में गए, वहाँ पे खड़ी बोली बोली जा रही है, तो ले उसे लीजिए पे आना, फिर आप दिल्ली विली आते हो तो फिर अंग्रेज़ी, कैसी अंग्रेज़ी बोल रहे हो, और आपके उच्चारण दुरुस्त हैं कि नहीं, आपके प्रोपोजिशंस ठीक हैं कि नहीं। तो भाषा के स्तर पर थोड़ा बहुत लगा, पर हमको ये चीज़ समय रहते समझ में आ गई थी कि 2 ही विकल्प हैं जीवन में। You pretend to be smart and you stay fool because you did not ask. You thought everybody will laugh at you. Or you don't care about people and you ask, even if you look silly. Because एक बार silly लगना ठीक है, हमेशा अंदर से silly रहने की और pretend करने की आप smart हो। तो अगर आपको कुछ नहीं पता तो पूछ लो, हंसेंगे हंसने दो। तो एक जो जरूरी किस्म की बेशर्मी, बेधड़कपन होना चाहिए ना, वो हमें चंबल और यमुना सिखा के भेजते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, स्त्री एक फिल्म है जी, उसके प्रमोशन के लिए राजकुमार, श्रद्धा और अपार शक्ति आए थे। पहली फिल्म है ना, तब तक मैंने एयरपॉड्स नहीं देखे थे। ओह ठीक है, तो अपार शक्ति आया तो उसने एयरपॉड्स लगा रखे थे, तो मुझे लगा कि उसने बालियां पहन रखी हैं। तो मैंने सोचा कि भाई ये तो बड़ी सही बालियां लग रही हैं। तो ऐसा उसने नहीं, और वो बहुत मजेदार आदमी है, तो उसने नहीं एयरपॉड्स हैं। पूछ लिया तो पूछ लिया, बिल्कुल। किसी शब्द का उच्चारण कैसे होगा, सुशी खाने का सही तरीका क्या है, क्या हो गया आपको नहीं पता, नहीं पता जी। थिएटर के एक बहुत बड़े गुरु हुए हैं बाबा कारंत, बीवी कारंत। वो ये बात कहा करते थे कि कुछ नहीं पता कोई बात नहीं, वी डोंट नो एनीथिंग, इट्स ओके, नेवर सेलिब्रेट योर इग्नोरेंस। इतनी सुंदर बात है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीख लेंगे, कर लेंगे, तो सीख ही रहे हैं। तो अभी भी हमारा बहुत रहता है कि सीख लेंगे, कर लेंगे, तो वैसा रहा। अनलर्न क्या करना पड़ा? हिंदुस्तान के पुरुषों को सभ्यता, संस्कार और तमीज के नाम पे बहुत सारी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सिखाई जाती है। दे बिकम क्रूअल टुवर्ड्स देमसेल्फ, जो जैसे मैंने रोने का जिक्र किया, सर्टेन वे में लुकना, लगना, ये करना, वो करना। और स्त्रियों को टेम करने के कुछ उनको कोड्स दिए जाते हैं बिना डिक्लेयर किए। तो आप ये नहीं बोलोगे कि आपके परिवार को, अरे लिपस्टिक क्यों लगाई, ग्लॉस क्यों लगाई, अरे ये सब क्यों करना, पढ़ाई भी ध्यान दो। वो ग्लॉस लगा के भी मैथ्स की टॉपर हो सकती है। बिल्कुल, दीज आर नॉट इंटरकनेक्टेड थिंग्स। वो बहुत अच्छा डांस कर सकती है और फिर भी उसके फिजिक्स में सबसे अच्छे नंबर आ सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू टेम देम, यू डोंट हैव टू प्रोटेक्ट देम ऑल द टाइम। और वो आपकी फिर भाषा में, आपके लुक में, फिर आप इतने बड़े जस्साब बन जाते हो कि, और उसके लिए आप जुडिशरी का कोई एग्जाम भी नहीं देते हो, है ना। हर हिंदुस्तानी मर्द के भीतर एक बैठा होता है, एक खुर्राट जज, बिना डिग्री के, वो आपको जज कर रहा है। आपके कपड़े कैसे हैं, आपका पहनावा, आपकी बातचीत का तरीका, और स्पेशली टुवर्ड्स विमेन, लड़कियों के मामले में भयानक जजमेंट। तो शुरू में वैसा होता है। फिर जब आपकी लड़कियों से दोस्ती होती है, जब उनमें से कुछ लड़कियां आपका उस्ताद बनना चुनती हैं, क्योंकि दे शेयर देयर वर्ल्ड ना, एब्सोल्युटली। और तब आपको समझ में आता है यार ये तो बड़ी कमाल के लोग हैं,
they are better listeners, they have more empathy, they are more caring. और ये सब कह के मैं उनके ऊपर बर्डन नहीं, क्योंकि इसमें भी एक किस्म की बदमाश मैस्कुलिनिटी, अरे नहीं औरतें तो केयरिंग होती हैं, सब नहीं होती हैं। उनका भी मन करता है कि वो शॉर्ट्स पहन के पूरे दिन घर में घूमे, उनका मन नहीं करता है कि हर वक्त ब्रा कसी रहे, ठीक है, उनका मन नहीं करता है कि हमेशा वो तितलियों और खुशबुओं की तरह नजर आए, उनके भी क्रैम्प्स होते हैं, उनकी भी ब्लोटिंग होती है, दे हैव देयर ओन मूड स्विंग्स, ठीक है, वो भी हमारी आपकी तरह ह्यूमन हैं, लेकिन उनको पता है कि वो हर जगह शॉर्ट्स में जाएंगी, मुंबई में उतना नहीं होता है तो उनको घूरा जाएगा, उनको पता है कि उन्होंने वैक्सीन नहीं की तो ठीक है, तो वो फिर अपनी बैटल्स चुनती हैं, ठीक है, कि उनको कब अपर लिप कराना है, कब नहीं कराना है, पर उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जब वो आपको बताना शुरू करती हैं तो फिर आपके जो जजमेंट की तोप है ना, वो आपकी तरफ घूमती है कि यार मैं तो ऐसा नहीं करता हूं। फिर थोड़ी सी फिल्टरिंग शुरू होती है ना, फिर वो खरपतवारें, और ये हमेशा ऑनगोइंग प्रोसेस है। कोई पुरुष ये दावा कर रहा है ना कि उसके भीतर से जेंडर बायसेस पूरी तरह खत्म हो गए हैं, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है। वो जैसे जब तक जिंदा रहना है सांस लेनी है, बिल्कुल वैसे ही जब तक जिंदा रहना है तब तक अपने बायसेस पे काम करना है, और जो आइडेंटिटी सबसे पहले, जो सबक सबसे पहले शुरू हुआ उसको सबसे ज्यादा बात तक अनलर्न करना है, और वो ये जो जेंडर की श्रेष्ठता वाला सबक है वो है, और वो बहुत धीमे धीमे जाता है। मैं भी सोच रहा था कि कब मैंने अनलर्न करना शुरू किया, क्योंकि मैं ऐसे भी बहुत लोग देखता हूँ जिनसे शायद कभी उनसे ये बातचीत ही नहीं की गई, चाहे शायद वो कभी उस ऐसे माहौल में नहीं आए कि उनको टोका है, उनको बोला ये गलत चीज़ है। यू नो, आप जैसे मैंने आपको देखा है कि आप कॉलेजेस में जब जाके बातें करते हैं, आप कहते हैं कि लड़कियों पे मत हंसो, सीधी बातें नहीं करनी, चेप नहीं बनना, स्टॉकिंग खराब है। 5th स्टैंडर्ड के अंदर अभी भी याद है पहली बार जब टीचर ने बोला कि लड़की को मेरी सीट पर मेरे साथ बैठने को कहा गया था, और वो मुझे अभी तक याद है क्योंकि मैं पहले घबरा गया था। मैं थोड़ा कि ये कैसे हो सकता है कि लड़की आके बैठेगी और मैं कैसे उससे बात करूँगा, क्या बात होगा। और वो लड़की फिर धीरे धीरे मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। फिर ऑब्वियसली लड़के होते हो आप, जब आप एडोलसेंट बनते हो फिर क्रश भी उसी लड़की पे हुआ, फिर जाके पहला हार्ट ब्रेक भी वहीं से आया, पर बात होनी शुरू होगी। और वो जब बातें शुरू होती है तब आपके जैसे दुनिया एक्सपैंड होती है। उससे पहले क्या ये पॉसिबल है? और मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि आप बॉयज़ स्कूल में थे, जैसे आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली और जो मैं बहुत, जिससे मैं सहमत भी हूँ कि एक एम्पैथी लड़कों के पास शायद खुद के लिए भी कभी कभी एम्पैथी नहीं होती। और मैस्कुलिनिटी को टॉक्सिक इसीलिए नहीं कहा जाता कि आप किसी और के साथ आप करुणा नहीं दिखा रहे, आप शायद अपने आप को भी करुणा नहीं दिखाते। आप जब आप खुद रोते हो, आप जज करते हो अपने आप को। जब आपको लगता है कि एक इमोशनल एक्सप्रेशन आपका सिर्फ गुस्सा है और वही एक वैलिड तरीका है इमोशनल एक्सप्रेशन का, आपको लगता है कि मैं वीक हूं अगर मेरा आंसू आ गया, मैं वीक हूं अगर मुझे कोई दर्द हुआ और मुझे वो दर्द मैं सह नहीं पा रहा हूं, तो शायद मैं कमजोर बर्दाश्त कर। बिल्कुल। तो ये आपको पहले भी कहीं से ये समझ थी, सीख थी, कोई और आदमी था आपकी जिंदगी में या कोई औरत थी जिन्होंने आपको सिखाया? अपनी उम्र की लड़कियों से पहली मर्तबा मेरी दोस्ती हुई 22 साल की, जब मैं JNU आ गया, फिर IMC आ गया। अब क्या है कि मेरी अपनी एज के बहुत कम दोस्त हैं, एक दो चार ही हैं। पहली मर्तबा मुझे ये जो अपने प्रति क्रूर होना और दूसरों के प्रति क्रूर होना ये समझ में आया। मेरी एक टीचर है, शी नेवर टॉट मी फॉर्मली, और मैं अभी भी उनके टच में हूँ। जितनी दफ़ा मिलता हूँ, मतलब मैं अपना माथा उनके पाँव पे रख दूँ तो कम है। क्या नाम है उनका? अपर्णा नाम है उनका। अपर्णा मैम, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर what all you did for me and in my most crucial years. Thank you मेरी आंखों में सपने बोने के लिए। Thank you मुझ पे तब यकीन करने के लिए जब मेरा घर, मेरी दुनिया, किसी को एतबार नहीं था मुझ पे। मुझसे वो 10-12 साल बड़ी होंगी, तो मैं जब 18-19 साल का, तो वो 27-28-29 साल की। सुनना, टीनेजर को, यंगस्टर, क्या कोई सुन ले कि मैं क्या महसूस क्या कर रहा हूँ, मैं वल्नरेबल हो सकूं, मैं रो सकूं जिनके सामने। उनसे मिलने के बाद मुझे समझ में आया कि सुनने की ताकत क्या होती है। हम और आप कम्युनिकेशन बिजनेस में हैं।
अगर सामने वाले को लग रहा है ना कि आप पूरी एम्पैथी के साथ सुन रहे हो, दे ओपन अप, है ना। दूसरा मुझे लगता है कि पुरुषों को ना बहुत कॉन्शियसली मेहनत करके ताकतवर स्त्रियों की संगत पाने की कोशिश करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग हेडेड विमेन, क्योंकि वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगी, वो आपसे हमेशा नोनू सोनू वाली गल्ला नहीं करेंगी, वो आपसे डिफर करेंगी और रीजन देंगी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरी पत्नी और मेरी कुछ एक बहुत प्रगाढ़ दोस्त हैं, वो अगर ओके कर दें तो मेरे को लगता है हाँ मैंने जीत ली महाभारत। वो कमबख्त राजी ही नहीं होती हैं, पूरी दुनिया कह रही भाई ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बोलते हैं हाँ अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो मुंबई में मेरी एक ऐसी दोस्त है, दिल्ली में ऐसी एक दो दोस्त हैं, अपर्णा मैम से वो सिलसिला शुरू हुआ। वो क्या पढ़ाती थी आपको? वो हिंदी की हिस्ट्री की टीचर थी, मैं साइंस का स्टूडेंट था, और हम एक कोचिंग सेंटर में जाते थे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। तो वहाँ पे वो थी, वहाँ बातचीत होने लगी। फिर उन्होंने बताया कि तुम ना दिल्ली में एक जगह है, फाइनेंशियली हमारी स्थिति उस समय ख़राब थी बहुत, वहाँ जो पढ़ने बच्चे उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो शी टोल्ड मी अबाउट JNU। तो फिर लिटरेचर के बारे में बात, क्या पढ़ रहे हो, अच्छा ये पढ़ लो, अपनी लाइब्रेरी से किताबें दे देना। फिर मैंने कुछ लिखा तो उसको डिस नहीं करना, हाँ बहुत अच्छा है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। उन्होंने हमारे यहाँ हमारी पीढ़ी तक बर्थडे मनाने का कंसेप्ट नहीं है था, कोई रीज़न नहीं उसका, बस हाँ ठीक है क्या ये। तो पहली बार मुझे मेरे जन्मदिन पे तोहफा उन्होंने दिया, मैं 18-19 साल का रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक डायरी दी और एक पेन दिया और उस पर लिखा, तुम्हारी नई दोस्त, इस पर तुम अपनी उपलब्धियां दर्ज करना। उपलब्धियां और तजुर्बे। आई स्टिल हैव दैट डायरी। ब्यूटीफुल। या हमारे उस्ताद कहते हैं निखिल कि दुनिया में तुम्हारी अकल उतनी जितनी तुम्हारे सबसे उम्र दराज दोस्त की तबीयत और तजुर्बा, और दुनिया में तुम्हारा हौसला और उत्साह उतना जितना तुम्हारे सबसे नौजवान दोस्त का क्या बात, हौसला। तो जब आप बुजुर्गों की संगत में रहते हो तो उनको आपको विजडम मिलती है। जब आप नौजवानों की संगत में होते हो तो आपके अंदर बहुत ऊर्जा आता है, कर लेंगे, फुर्ती आती है। साइंस ये कहती है ज्यादातर केसेस में दैट यू कैन नॉट डू टाइम ट्रेवल। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं टाइम और स्पेस है, ऐसा है वैसा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी दफा उन लोगों से बात करता हूं जो मुझे बचपन में मिले, है ना, एक फेज में, मैं अपर्णा मैम से बात करता हूं ना, इतना सब कुछ हो गया है लाइफ में, मैं 18-19 साल के उस बच्चे की तरह बिहेव करता हूं। तो आई कॉल हर, शिल से कैसे हो, मैं ठीक हूँ, क्या पढ़ रहे हो, तो मैं बहुत उत्साह से बताऊंगा टू इम्प्रेस हर, कि अरे आपको पता है मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, ऐसा वैसा, और मैं यहाँ लेक्चर देने गया, मुझे ये नो, शी बी वेरी हैप्पी। मैं आज भी अपनी माँ के पास जाता हूँ ना, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं 42-43 साल का आदमी हूँ। मम्मियों से बहुत अलग किस्म की खुशबू आती है, और दुनिया के सारे परफ्यूम एक तरफ, जो मम्मियों से खुशबू आती है ना, क्योंकि वो कंफर्ट की खुशबू है, वो न्यूट्रिशन की खुशबू है। और आप अपनी माँ को जब गले लगाते हो ना, तो आप सिमट कर इत्ते से हो जाते हो। बिल्कुल, है ना। तो मैं अभी भी जाऊंगा तो वैसे माँ से लिपट जाऊंगा, और वैसे ही हम लड़ेंगे झगड़ेंगे। सो या इसीलिए मुझे लगता है कि विमेन, आई मीन, बिकॉज उनके लिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जी, उनको टचेस के बारे में पुरुषों से थोड़ा ज्यादा पता होता है कि आप कैसे उनको स्पर्श कर रहे हो। और अगर आपकी दोस्त वो आपको ऐसे ऐसे हक कर रही है ना, इसका मतलब दे ट्रस्ट यू, है ना, इन सब। तो फिर आपके जब दोस्त बनते हैं तो आप वो सारी चीजें भी देखते हो, फिर देन दे शेयर थिंग्स विद यू, सो यू बिकम मोर ह्यूमन, एंड देन दे टेल यू दैट इट्स ओके, यू कैन क्राई, इट्स ओके, यू कैन टेल, इट्स ओके, यू कैन शेयर, एंड देन यू स्टार्ट फाइंडिंग सेम काइंड ऑफ मेन एज वेल। वो पर्देदारियां हट जाती हैं, तो यू नो, बिल्कुल। अरे यार ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्रियां संवेदनशील हैं जी, स्त्रियां भी परम दुष्ट हो सकती हैं और पुरुष भी परम संवेदनशील हो सकते हैं। बिल्कुल। वो एकदम से आपको पता चल जाता है कि अरे ये खुल्ला सिमसिम बोलना था, तो आदमी भी खुलने लगते हैं।
फिर वो बताने लगेंगे। जैसे मेरा छोटा भाई है वैभव, वो मुझसे उम्र में, मतलब मैंने उसको गोद में खिलाया है, मुझसे 6, 8, 9 साल 10 साल छोटा होगा, और उसको पता है कि भैया का कोई बहुत टफ फेज चल रहा है, तो ही सिंपली कॉल मी लाइक आप ठीक हो, समझाएगा, हो जाएगा। मतलब वो मेरा बड़ा भाई बन जाता है, और वो रोलेगा, मैं रोलूंगा, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया के सबसे फौलादी लोगों को भी सुस्ताने का हक है। दुनिया के सारे लोहे को भी करवटें लेके पिघलने का हक है। दुनिया की सारी ठोस वस्तुएं, दुनिया के सारे पहाड़ नदी होना चाहते हैं, वो हो नहीं पाते हैं, तो नदियों को देख के खुश हो लेते हैं। तो सारे पहाड़ जैसे लोग हम सब, जो बहुत हमें मजबूती वाले रोल दिए गए हैं, यू नो, ये बनाओ, इसको संभालो, ये करो, वो करो, सब ठीक है, पर दुनिया के सारे पहाड़ जैसे लोगों को नदियों का स्पर्श चाहिए, वो रोना चाहते हैं। तो जितने पहाड़ जैसे लोग हैं, आदमी और औरत, प्लीज फाइंड नदी जैसे लोग, सो दैट यू कैन क्राई। और जितने नदी जैसे लोग हैं, आई होप यू फाइंड योर माउंटेन्स। दोनों एक दूसरे के साथ हैं, उनके वलय से नदियों की धारा तय होती है, और नदियों की गति से पहाड़ों का स्वरूप तय होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना ही बोलना चाहूँगा, थैंक यू। अब मैं ना शायद अभी सेकेंड हाफ ऑफ दिस इंटरव्यू के लिए मैं आपको सौरभ सर की जगह सौरभ भाई बोलना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे सच में लगा है कि आज मैं बड़े भाई के साथ बैठा हूँ, और जिस तरीके से आपने समझाया है इतनी सरलता से, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ये, मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि कॉम्प्लेक्स बन चुकी हैं, शायद थी नहीं इतनी कॉम्प्लेक्स। जाकिर ने मेरे शो पर आकर एक बहुत ही प्यारी बात बोली थी सीज़न 1 में। मैंने उनसे पूछा था कि आपकी दोस्तों, आपके बहुत मित्र लड़कियां हैं, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है लड़कियों के साथ, तो कैसे होती है फ्रेंडशिप? और उन्होंने कहा था कि द ओनली वे टू बिकम गुड फ्रेंड्स विद समवन ऑफ अनदर जेंडर इज़ कि अगर आप अपने अंदर का आदमी हटाकर बाहर बैठें, और वो अपने अंदर की औरत हटाकर बैठें, और अब दो इंसानों जैसे बात करो, और तभी जाके आप किसी के साथ असल में दोस्त बन पाओगे। और वो मुझे लगता है सबसे ही मुश्किल बात हो गई है आजकल के ज़माने के अंदर, कि जहाँ पर आपको सिर्फ जेंडर ही दिखता है। पर लड़कों को मैं बहुत कोशिश करता हूँ सुनने की और समझने की। एंड्रयू टेट जैसे लोग आगे जो लड़कों को बोलते हैं कि एक्चुअली अगर आपको ज़िंदगी में दुख है, परेशानी है, अगर आपको लोनलीनेस है, अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो उसका कारण यह है कि लड़कियां आपके साथ दोस्ती नहीं करना चाहती, लड़कियां आपके साथ बातें नहीं करना चाहती। ऐसी बेहुदा बात है, वही तो बात है। वो कहते हैं कि आप सब्जुकेट करके रखो लड़कियों को, तभी जाकर आप आगे ज़िंदगी में एज अ मैन आप अल्फा बन पाओगे, आप अपने आप को आदमी कहला पाओगे। ये बातें हो रही हैं और ये कॉलेजेस के अंदर बोली जाती हैं। आपने भी सुना ही होगा एक मेल लोनलीनेस एपिडेमिक के बारे में। इसके ना दो तरीके से सोचा जाता है इसके बारे में। एक है आप एम्पैथी से, करुणा से सोचे तो कि हाँ, लड़कियों को हमने बोला है कि आप सिर्फ नर्चर नहीं हो, आप प्रोवाइडर भी हो सकते हो। और कुछ सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अंदर ये पॉसिबल हो गया है कि लड़कियां नर्चर भी करती हैं और प्रोवाइड भी करती हैं। वो चूज़ करती है, अगर उनको इंडिपेंडेंट कमाना है, पैसा कमाना है, इंडिपेंडेंट रहना है, अगर उनको बच्चे करने हैं, नहीं करने, किचन में जाना है, नहीं जाना है, वो उनका डिसीजन, उनकी चॉइस है। पर लड़कों को ये चॉइस अभी भी नहीं दी गई कि आप प्रोवाइडर ही नहीं, आप नर्चरर भी हो सकते हैं। हाँ यार, तो ये तो एक गड़बड़ी है। तो ये एक तरीका सोचने का। दूसरा तरीका जो आजकल मतलब क्रिटिसिज्म भी दिया जाता है मेल लोनलीनेस एपिडेमिक का, वो ये है कि आप आदमी कब अकाउंटेबिलिटी उठाएंगे कि आप ही ने दुनिया बनाई है, आप ही हो दुनिया के अंदर जो आप ताकतवर की बात कर रहे हैं, आप ही हैं दुनिया के अंदर जो दुनिया चलाते हैं। पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड अमॉन्ग मेन, सो व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर मेन टू ब्रेक दिस? क्यों लोनली हो आप खुद ही साइकिल को ब्रेक कर सकते हो, क्यों नहीं ब्रेक कर रहे? क्योंकि मैं यंग लोगों के साथ बहुत समय बिताता हूँ, मैं समझ पाता हूँ कि शायद किसी ने उनसे बात ही नहीं की कि कैसे हम बोले लड़कों को कि आपके अंदर भी नर्चरिंग जो क्वालिटी है वो एक्सेस करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपके पास सर कोई एडवाइस है, भाई कोई एडवाइस है आपके पास कि किस तरीके से हम दोस्ती करें, लड़के दोस्ती लड़कियों के साथ, और या ऐसे लड़कों के साथ जिनके साथ उनको बैठ के रोना आ पाए? मैं इस मामले में खुश नसीब हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे पुरुष हैं जिनके सामने मैं रो सकता हूँ और जो मेरे सामने रो सकते हैं। और इसमें एक आध अपवाद को छोड़ दें, एक्सेप्शन को छोड़ दें, तो
ज़्यादातर अर्जित किए हुए एक्वायर्ड रिश्ते हैं, वो आपको बाय बर्थ या ब्लड से नहीं मिले हैं। मेरे बड़े भाई हैं प्रोफेसर अमित गुप्ता, एम्स में ट्रॉमा सर्जरी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं बहुत नाम। ही कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ हिम। हमारे बीच 12-13 साल का फासला है। वो दुनिया के बहुत मकबूल डॉक्टर हैं और मैं भी थोड़ा बहुत जर्नलिस्ट हूँ। विकास देवीकीर्ति भैया, बिल्कुल, आप दुनिया की सबसे मुश्किल सी लगने वाली बातें उनके साथ कर सकते हो और वो सुनेंगे, कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस पूछेंगे। जाकिर मेरा भाई, तो मेरे एज ग्रुप में जो साउंडिंग बोर्ड है शायद उसके लिए मैं, तो हम घंटों बात कर सकते हैं, हमारी बातें खत्म नहीं होती। मतलब रात को नींद आने लगती है, हमें नहीं आती। हम जब बातें कर रहे हैं तो ऐसे हम घड़ी को बोलते हैं जा बेटा तू पार्क में घूम के आ, तो घड़ी घूमने चली जाती है, वैसा है। आप लोगों की एक फोटो भी वायरल गई थी तीनों की। हाँ, तो हम लोग मिलते तो बहुत है पर हम वो वाले नहीं है ना, इंस्टा वाले दोस्त, लेट्स क्लिक अ सेल्फी, है ना। फिर ऐसे मतलब जिनको जेन्युइनली कभी लकवा मार जाता है, उनका समझ में आता है कि उनका चेहरा विकृत है या कुछ है। ये जो फोटो खींचने के नाम पे मुंह आड़ा तिरछा करते हैं भाई साहब, है ना, तो लानतें भेजती होंगी मुंह की मांसपेशियां, कि क्या कर रहे हो ये मेरे साथ, अरे मुस्कुरा लो, दांत दिखा दो। और मेरे केस में तो डिंपल्स भी हैं, सो यू नो इट वर्क्स। तो ये वो पुरुष हैं जिनके सामने मैं आई कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ। और ये सारे लोग ना, गौरव मेरा बेस्ट बडी है, गौरव सिंगर, वैभव मेरा भाई, इन सब में एक चीज कॉमन है। इन सब चीजों ने एक पुरुष के नाते उस कोड को ब्रेक किया है जो इनको दिया गया था कि सख्त होना है ना। तो इन्होंने सुनना चुना, इन्होंने कमजोरी को, कि आप वीक हो, वल्नरेबल हो तो कुछ बहुत हाय तौबा है, वैसा नहीं, वैसा होना चुना। दे आर गुड लिसनर्स और वो भी साझा करते हैं। ये थेरेपिस्ट और पेशेंट वाला रिलेशन नहीं है, ये दो थेरेपिस्ट या दो पेशेंट, वो वाला है, वो वाली बॉन्डिंग है कि दुखों का तागा जो होता है ना, वो आंसू से बनता है पर फौलाद सा मजबूत होता है, वो बहुत पक्की वाली बॉन्डिंग होती है। तो एक संस्कृत का शब्द है बहुत अच्छा, जिसको बोलते हैं अभयारण्य, सेंचुरी। अभय से बना है, ऐसी जगह, ऐसा अरण्य जहां पे तुम्हें भय ना लगे, जैसे हम सेफ स्पेस बोलते हैं। सेफ स्पेस। ये भाई, ये दोस्त अभयारण्य होते हैं हमारे जीवन के। तो एक तो मेरा सब पुरुषों से कहना है कि प्लीज, नेचर रेसिप्रोकेट करता है, दुनिया आईने की तरह होती है, जो तुम करोगे तुम्हें पलट के वही दिखेगा। दोस्तियां गांठो, अपने भय को पानी में बहा दो, प्लास्टिक पानी मत बहाओ, भय को बहाओ। यकीन करो, कुछ एक बार घुटने छिलेंगे, कुछ एक बार दिल टूटेगा, कुछ एक बार मन पर खरोंच आएगी, लेकिन यकीन करना बंद मत करो। साझा करो, बताओ, और बोलने का सबसे जरूरी नियम है कि सुनो। सुनोगे तब कह पाओगे, कहोगे तब सुनना सीखोगे। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पहाड़ और नदी की तरह। और तब तुम्हें अपने अभयारण्य मिल जाएंगे, अपने सेफ लोग मिल जाएंगे, जिनसे कह पाओगे, मन हल्का हो पाएगा। और यही बात मतलब पुरुषों में भी, और यही नियम स्त्रियों के लिए भी लागू होते हैं। पर उसमें कुछ एक चीजें आपको ऐड करनी होंगी। जैसे अगर आप एक पुरुष हैं और आपको लग रहा है कि आपकी लड़कियों से दोस्ती नहीं हो रही है, तो मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ। आप वो सारे काम लिख लो जो आपको लगता है कि सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। और वो सारे काम लिख लो जो आपको लगता है कि स्त्रियां करें तो अच्छा है। ये बचपन से होता है, अरे माँ के हाथ का खाना, पापा के हाथ का खाना क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल, है ना। माँ के आंचल में एक सुरक्षा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पापा को किसी ने बताया नहीं कि तुम्हें अपने बच्चों को हक करना है। दे शुड हैव टू इक्वली फील कंफर्टेबल इन योर एम्ब्रेस। पूरी जिंदगी बीत जाती है, हम अपने बापों को नहीं बता पाते हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। पूरी जिंदगी बीत जाती है, हम ऐसे बच्चों की तरह उनको अपनी छाती से नहीं भींच पाते हैं।
और बाद में जैसे हथेली खुलती है ना, तो ऐसे रेत की तरह वक्त फिसलता लगता है कि यार काश। सुनील शेट्टी साहब आए थे हमारे पॉडकास्ट में, उसके पहले भी। ही सेड, सौरभ, जब मैंने अपने बाबा का हाथ ऐसे लिया ना, तो वो हाथ पे झुर्रियाँ नहीं होती हैं, वो हाथ पे उनकी हसल की मार्किंग होती है, उनके हसलिंग के टैटू होते हैं, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं किए कि उनकी जिंदगी बेहतर रहे। बाप क्यों कंधे पे बच्चे को बिठाता है? ताकि ऊंचा देखे वो, और दूर तक देखे, उसको लगे कि मेरा कद बहुत ऊंचा है। क्यों? क्योंकि बाप का कांधा लगा है। उनको बता नहीं पाते, ना उनको बताया क्या होता है। इट्स ओके टू एक्ट इन अ टेंडर सेंस, है ना। तो एक तो ये, तो इसका चूंकि बचपन से ट्रेनिंग शुरू होती है वाली, तो उसको बचपन से काउंटर करना है, ठीक है। एंड व्हाइल डूइंग दैट यू डोंट हैव टू मेक एनीबडी फील अनकंफर्टेबल। ऐसा नहीं कि किसी दोस्त का बच्चा या बच्ची है तो अरे मैंने पॉडकास्ट में देखा था तो जबरदस्ती, ये भी नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कंसेंट, उनका कंफर्ट, उनको एंगेज करना है। बट बी मोर एक्सप्रेसिव, बी मोर टेंडर, बी मोर जेंटल। और मुझे नहीं लगता है कि कोमल होना पौरुष पर किसी भी किस्म की चोट करता है, वो और मजबूत ही करता है ना। मैं तो मानता हूं। तो एक तो ये, तो आप वो लिख लो सारी चीजें कि यार लड़कियां तो यही करें अच्छी लगती हैं, साहब लड़कियां तो ऐसी ही दिखें, लड़कियां तो वैसी करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि तेरी गड़बड़ी कहाँ है, तुझे कौन से बग्स फिक्स करने हैं। दूसरा, डू नॉट अज्यूम। जर्नलिज्म में सिखाया जाता है, जिंदगी में बिल्कुल, डू नॉट अज्यूम। आपको नहीं पता है सामने वाले पे क्या बीती है। मुझे इस पॉडकास्ट में आने से पहले नहीं पता था कि पिछला 1 साल कितना मुश्किल बीता है तुम्हारे लिए, ठीक है। When you were telling me about your father, Nikhil, I was 16-year-old, 16 and a half, when my father met with a very fatal accident. उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। He was in ICU, और वो ICU में थे 22-24 दिन, और मैं बड़ा हो गया उन 24 दिनों में। मतलब मैं ऐसे जैसे किसी ने ना आपके सर पे गणासा मार के आपको 2 हिस्सों में बांट दिया हो, तो जैसे BC और AD होता है ना। माय फादर ना KGMC, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, उसको अब छत्रपति शाहू जी महाराज का वार्ड, जहाँ डॉक्टर मजहर हुसैन उन्हें देखने आ रहे हैं। आई विल नेवर फॉरगेट दोज डॉक्टर्स हु सेव्ड माय फादर्स लाइफ। पर समय ने करवट ले ली, सब आपको सिंपैथी, बेचारगी की नज़र से देख रहे हैं, सब आपसे मजबूत होने की उम्मीद कर रहे हैं, और अचानक से आपको एक दिन आप सुबह उठो और आपको लगे आसमान नहीं है। कैसा? ऐसा लगे कि भीतर का अंधेरा बाहर आ गया क्या? ये क्या है? धरती तो हमेशा होती है ना, आसमान तो हमेशा होता है ना, सांस तो लौट के आएगी ही ना। ये बिल्कुल वैसा। एंड फिर वो उनको बहुत लंबा वक्त लगा रिकवरी में। तो आपने जिस आदमी को हिमालय की तरफ, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो कि बड़े होकर क्या बनोगे, बड़े होकर पापा जैसा बनूंगा। पापा जैसा कैसा? 6 फीट 2 इंच हाइट, फिट शरीर, दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष की माला, कमर में पिस्तौल, पूरे कॉलेज में कि ये, और जिस सोशल लाइफ में वो थे कि ये आदमी भ्रष्ट नहीं है, कोई आके ये नहीं कह सकता कि 1 पैसे का इधर से उधर किया। और वो आदमी निस्तेज पड़ा है अस्पताल के बिस्तर पे, ठीक है। आप, और वो आपको पहचानता नहीं है, वो आपकी माँ को नहीं पहचान रहा। आप लोग वहां बैठे हो, दिन भर लोग मिलने आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आप, और रात में आपकी ड्यूटी लगी है और उनकी नींद खुल गई। मैंने कहीं किसी, आई हैव नेवर टोल्ड दिस टू एनीबडी, ओनली गुंजन नोज अबाउट इट। और मेरी एक मुंबई में बहुत अच्छी दोस्त हैं, गिरिजा। तो ये मेरी 2-3 बहुत जिगरी हैं, चंद्राली हैं दिल्ली में। ये वो ट्रोइका है जिनको मैं बहुत चीज़ें बता पाता हूँ। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी को ड्रिप लगी है तो उसमें किसी ने ऐसे एयर बबल डाल दिया बड़ा सा, तो वो एयर बबल हुआ तो हार्ट को कुछ हो गया, तो उससे वो मर गया वो व्यक्ति। ऐसे तो थोड़ा धुंधला सा याद था। और मैं अपने फादर के बिस्तर के पास बैठा हूँ और उनको ड्रिप लगी हुई है बहुत सारी पैरों में, हाथों में, और उसमें एक एयर बबल बन गया। और वो रात है, 2-2:30 बजे है, तो कोई नर्स भी आसपास नहीं, और वो
एयर बबल ट्रैवल कर रहा है जो जहाँ से ट्रिप जाती है, तो मुझे लग रहा है कि यार ये, जबकि हमें पता है कि जो एयर होती है वो थोड़ी बहुत रिलीज हो जाती है, सब चीज़ें, ऐसे छोटे छोटे खौफ होते हैं जो आपके ऊपर तारी हो जाती है कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि एयर बबल यहाँ तक आ गया तो इज गॉन। और फिर उनका रिकवरी का पाथ कई बरसों तक, और फिर बीमारी से रिकवर हुए तो जो एक जो वो शक्ति के पुंज थे, एक जो उनका समाज में रौब था, वो सब धीमे धीमे आपने जाते हुए देखा। घर परिवार में उनके प्रति सम्मान के सूचकांक को एक्सटेंडेड फैमिली में नीचे जाते देखा। तो आपके भीतर एक गिरह बन जाती है, एक गांठ लग जाती है, ठीक है। और फिर तमाम जिंदगी आप उस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ना दैट, तो वो आपको वो पहला कॉल आता है, आप वहाँ पहुँचते हो, आपको पता चलता है डॉक्टर्स ने बोला इनके बच्चों को बोला, यू नो, तो वहाँ से फिर आपकी जो रिवर्स जर्नी शुरू होती है वो। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पिता स्वस्थ हैं, सानंद हैं, और ही इज 73 नाउ। एंड या सो, तो इन सब चीज़ों को देख के आपको लगता है कि यू आर नेवर रेडी फॉर दिस। एंड बहुत बाद में आपको समझ में आता है विद लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लर्निंग कि अगर निखिल आपने हाथ ऐसा रखा है ना, तो कुदरत आपके पीछे हाथ ऐसे करके खड़ी होती है, और अगर आपने हाथ ऐसा रखा है तो वो यूं बांध लेती है हाथ। तो फिर आपको जीवन में बहुत सारे ऐसे पुरुष मिलते हैं, स्त्रियां मिलते हैं जो आपसे बिना वजह प्रेम करते हैं, जो आपके प्रति बहुत उदार होते हैं, कोई रीजन नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अगर ये अमित भैया, विकास भैया, जाकिर, अमित, गौर, यू नो, व्हाई आर दे जनरस टू यू? अक्षय, ही मेरे दोस्त हैं, नौजवान दोस्त हैं, अक्षय शैल के, ही मैनेजेस माय ऑफिस एज वेल, बहुत कमाल का लड़का, महाराष्ट्र का। ही इज सो काइंड, सो मच टू लर्न फ्रॉम देम। तो आप फिर शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पे वो सब बीता है तो ये भी आपके हिस्से में आया है। तो आखिरी में सिर्फ कृतज्ञता बचती है। तो हमारा जो बालक है, मेरा भतीजा है, उसका नाम है कृतज्ञ। सो वैभव और शुभी का बेटा है। तो वैभव कॉल्ड मी वन डे, सेड कि भैया नाम आपको रखना है। और कहा से तो मैं नाम रखता हूँ, तो मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में कहा, तो मेरी एक शर्त होती है, जैसे जेंडर को लेके बहुत इशू होते हैं, वैसे कास्ट को लेके बहुत मसले होते हैं ना। जैसे मेरी वाइफ की कास्ट अलग अलग है, और तो इसलिए बहुत ज़रूरी कि शुरू से ही आप बताओ कि सब बायसेस हटा सकते हो। तो मैंने उसका नाम रखा कृतज्ञ। तो मैंने कहा इसका नाम हो जाएगा कृतज्ञ वैभव। तो ही सेड कि नहीं, सेकंड नेम आप डिसाइड नहीं करोगे। सो आई वाज लाइक कि नहीं, ये द्विवेदी गौरी सब नहीं आएगा। बोले नहीं। सो दे नेम्ड हिम कृतज्ञ सौरभ। दैट्स ब्यूटीफुल। Yeah, I hope he becomes a good human being. I mean, he's kind to himself. क्योंकि अगर आप अपने प्रति काइंड नहीं हो ना निखिल, आप दुनिया के प्रति काइंड नहीं हो सकते। अगर आप घर से झगड़ा करके निकले हो, आप दफ्तर में अच्छा काम नहीं कर सकते। अगर आप दफ्तर में सड़े रहे हो, आप वो स्विच बटन नहीं होता है। If you are unhappy, it will reflect. If you have stress, it will reflect in each and everything you do. आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सौरभ भाई। आपने इतने दिल खोल के बातें की हैं, अपने फादर के बारे में आपने शेयर किया। मेरी ज़िंदगी में ही मैंने जैसे आपको बताया, मेरे फादर को भी ब्रेन हेमरेज ही हुआ था एक्सीडेंट के बाद, और अनफॉर्चुनेटली मेरे केस में वो बच नहीं पाए। So sorry. तो 40 दिन हम हॉस्पिटल में थे, और जैसे आपने कहा है, बिल्कुल ऐसा ही मेरा मतलब एहसास हुआ कि आपके मतलब आप पेड़ हो और पेड़ के ऊपर की छाँव चली गई है। आपको कभी कभी लगता है आपका रूट चला गया है। फादर ना होना, मतलब आपने बहुत जो आपने कहा है, मैं जेन्युइनली मेरे को वैसे ही लगा था कि आपकी रियलिटी शिफ्ट हो जाती है जब आप पेरेंट लूज़ करते हो। आप स्पेशली आई थिंक आई मीन फादर, आई वुडंट नो, बट जो आप एक
एक सेफ स्पेस आपका होता है, चाहे आपके फादर के साथ जैसे भी रिलेशनशिप हो आपके, ये अब पता होता है कि जो भी जिंदगी में हुआ पापा तो है ना। आपको ये हमेशा लगता है कि कुछ भी हो, और मेरे पापा भी इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे। आप हग्स की बात कर रहे थे, मेरे पापा बहुत पिछले 2-3 साल से ना शुरू कर दिया था उन्होंने हग करना मुझे, और मुझे इतना अजीब लग गया था क्योंकि पापा ने पूरी ज़िंदगी नहीं किया है। लास्ट के 2-3 सालों के अंदर वो रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद पता नहीं उनकी क्या दिमाग उनका शिफ्ट हुआ। बचपन में मेरा नाम उन्होंने, एक ही इंसान है जो अभी भी मेरे को बचपन का ही नहीं बुलाते थे। बचपन में मुझे गुड्डू कहते थे, अब मुझे गुड्डा कहते थे। तो गुड्डा एक झप्पी दे दे, और मैं बोलता था कि ये क्या है ये, क्योंकि मुझे कभी पापा ने कभी किया नहीं है, और कभी हमने एक दूसरे को इस तरीके से प्यार दिखाया नहीं। प्यार यही होता है कि पापा का मेरा मैसेजेस, अगर 6 महीने के आप मैसेजेस निकाल के देखो तो उनमें से आधे मैसेज ये होते हैं कि नेटफ्लिक्स का नया पासवर्ड क्या है, वाईफाई का तुमने चेंज कर दिया पासवर्ड, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदा है, इसके बाद ये लूँ या ये लूँ, ये पिक्चर देखने जाऊँ, वो पिक्चर देखने जाऊँ। अगर फ़ोन करेंगे तो ये बोलेंगे कि बेटा चल मम्मा से बात कर ले। हाँ, मतलब वो लिटरली ऐसा लगता है कि जैसे पापा लोग मम्मी के टेलीफोन ऑपरेटर हैं। मच अगर उनने फोन उठा लिया, अच्छा मम्मी से बात कर, अरे आपसे बात करनी है भाई, मैं कर लो। वही दुनिया जहां में तो बड़ी बातें करते हो, चाय की दुकान पे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर टॉपिक पे बात करते हो। मैंने भी वही, मैं फोन कर दूं तो फिर मम्मा नहीं है, अरे मैंने आपको फोन किया, इसका क्या मतलब है मम्मा नहीं है। तो पहले ही बोल देते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि मैंने फोन किया तो उनसे बात करने के लिए भी फोन कर सकता हूँ मैं। तो वो सारी बातें रहती हैं। और जैसे आपने कहा कि अब मुझे, जब वो हॉस्पिटल में थे, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि जब उन्होंने मेरे से झप्पी मांगी और मैंने दी है, आई वुड इंडल्ज हिम बिकॉज आई वाज लाइक चलो मांग रहे हैं, मैं क्यों ना दूं। पर मैंने उनको कस के नहीं पकड़ा कभी, और मेरे को अभी बस वही बात याद रह जाती है कि मैंने एक बार उनको कस के नहीं पकड़ा। जब उन्होंने मेरे से झप्पी मांगी, मैं हमेशा ऑकवर्डनेस में ही रह गया कि यार ठीक है, उनसे उससे पहले शायद 35 साल उन्होंने नहीं दी मुझे झप्पी, पर जिस दिन देनी शुरू की मैंने उसी समय मैंने एक्सेप्ट क्यों नहीं कर दिया कि अब ये शायद मेरी ज़िंदगी है कि जहाँ मेरे पापा मुझे झप्पी देते हैं और मैं भी दे सकता हूँ। अब मुझे लगता है कि यार वो एक बार अच्छे से कस के गले लगता, जब वो बल्कि हॉस्पिटल में भी थे, वो ना वो भी बहुत बोल नहीं पा रहे थे उस समय, और पापा की उनका भी काम ना उनको बोलना बहुत पसंद था। बहुत सब जानते थे उनको, उनके बोल के लिए वो किस तरीके से बातें करते थे, क्या बातें करते थे। तो when he lost his voice or he was not able to speak and he would open his eyes, और वो मुझे देखते थे और मैं उनको हाथ पकड़ते थे, हाथ कस के पकड़ते थे। और मेरा ये होती थी ड्यूटी, अगेन बेटा हूँ तो ड्यूटी है, लोग मिलने आ रहे हैं तो मैं किसी तरीके से हाथ छुड़वा कर, पापा और भी लोग हैं रुको, मैं लिटरली गेस्ट रिलेशंस में घुस गया था कि एक बंदा आ रहा है, फिर दूसरा बंदा आ रहा है, फिर तीसरा बंदा, उनको रिसीव करना है, उनसे कोऑर्डिनेट करना है, डॉक्टर से जाना है। तो उन्होंने हाथ भी जब पकड़ा ना, मैं बार बार छुड़ा करके पापा मुझे काम है। और फिर मेरे को वही, जब चले गए फिर यही सोचता रह गया कि अगर मैं हाथ छोड़ता ना और हाथ को बस पकड़ के बैठ जाता तो क्या हो जाता। अगर एक दिन मैं गेस्ट के बारे में ना सोचता, हॉस्पिटल स्टाफ के बारे में ना सोचता, पापा के कपड़े चेंज करने नहीं चेंज करने, उनका ब्रश हुआ है नहीं हुआ है, उनके बाल किसने साफ़ किए नहीं साफ़ किए, दाढ़ी उन्होंने बनाई है नहीं बनाई, ये सोचने की जगह अगर सिर्फ उस दिन बैठकर उनके हाथ पकड़कर बस यही सोचता कि ये मेरे पापा हैं और आज मैं प्रेजेंट हूँ उन मोमेंट में, उनका प्यार एक्सेप्ट करने के लिए, उनके जकड़ को एक्सेप्ट करने के लिए। बट वही है, वो सारी चीज़ें आपको अगेन Can I tell you something? जी प्लीज़। Please be kind to yourself. I know it's easier said than done. निखिल, उस वक्त तुम पापा के पापा बने हुए थे, यू आर द केयर गिवर। तो वो तुम्हारी लव लैंग्वेज थी। जब तुम किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि इनके कपड़े चेंज करो, तो वो तुम उनको हग ही कर रहे थे। जब तुम किसी को कह रहे थे इनको ब्रश करो, इनके बाल ठीक कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे उस वात्सल्य और ख्याल से आ रहा था कि दिस इज हाउ ही प्रेफर्स टू बी इवन इफ ही इज ऑन बेड। सो वो भी वही, मतलब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ तुमसे। बिल्कुल। हाँ, तो वो सब जो कर रहे थे वो स्पर्श और हग ही है, वो गले से भींचना ही है, वो जो केयर है ना,
क्योंकि उस वक्त तुम्हारे रोल बहुत बदले हुए थे ना, तो आदमी बुढ़ापे में वापस से आसमान से पेड़ हो जाता है और हम पेड़ से आसमान, है ना। मैं तुम्हें पूरे यकीन के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, मेरा कहानियों में बहुत ज़्यादा यकीन है। हम किसी की आँख का सपना है ना, हम किसी का ठहरा हुआ आंसू हैं, हम किसी की मुस्कान है। जब तुम नूर को गले लगाओगे ना, तो जितनी ये खलिश है, जितनी ये ख्वाहिशें बाकी हैं, वो पूरी होंगी। क्योंकि एक दिन आएगा जब वो नूर तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करेगी जैसे तुम्हारी माँ करेगी। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि इंसान मौत के खौफ से कैसे लड़ता होगा। दुनिया जीत सकता है, पहाड़ों को तोड़ा, नदियों के रास्ते बदल दिए, जंगलों को काटा, शहर बसा दिए, खदानों से अलग अलग अयस्क निकाले, आसमान में चीर के वो कभी मंगल पे जा रहा है, कभी वो सब कुछ कर रहा है। मौत दबे पांव किसी बनेले जानवर की तरह रात की खाल पहनकर आपकी तरफ बढ़ रही हर बीतती सांस के साथ, और इंसान को यह एहसास रहता है कि वो बीत जाएगा। तो कैसे वो इस खौफ से मुक्त हो? जब आपको ये पता होता है ना कि आपका अंश, आपकी स्मृति, आपका तजुर्बा आपके बाद भी रहेगा, तो जाना आसान हो जाता है ना। तो आई होप एंड आई प्रे एंड आई हैव ग्रेट फेथ इन प्रेयर्स। मैं कर्मकांडी व्यक्ति नहीं हूँ, पर मुझे प्रार्थना में बहुत यकीन है दैट जब वो अलविदा कह रहे होंगे, तब आखिरी में उन्हें इस बात का सुकून होगा कि वो एक संवेदनशील परिवार को छोड़ के जा रहे हैं, और शायद उनकी सबसे आखिरी स्मृतियां भी यही होंगी कि उनका बेटा है जो आसमान सर पे उठाए हुए है। सो प्लीज बी काइंड। आई एम सो सॉरी यू लॉस्ट हिम। कभी इसकी भरपाई नहीं होगी, बट दिस इज द लीस्ट यू कैन डू, दैट आप खुद से माफ़ी मांग लें कि आप इस तरह से महसूस कर रहे हैं इतने वक्त तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्यों महसूस कर रहे हैं, वो भी एक प्रोसेस है, कैथारसिस है। मैं पिछले दिनों विपश्यना करके आया हूँ। हमें सबसे ज़रूरी सबक यही सिखाया जाता है, डू नॉट सप्रेस एनी फीलिंग। दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखो। आई टेक दैट टू हार्ट एंड आई रियली डू बिलीव दैट कि हम हर बार जब उन्होंने आँख खोली और मुझे देखा, मुझे ये तो लगा कि हाँ शायद एटलीस्ट ही नोज आई एम हियर। बट थैंक यू, आपने मुझे आज वही है, मुझे लग रहा था कि ये बातें शायद हो ही जाएंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने अंदर भरी पड़ी हैं बातें। सो थैंक यू, आपने मुझे स्पेस दी है बात करने की। मैं ऑलरेडी हमने इतनी अच्छी और इतनी सारी बातें कर ली हैं। ये ऑलरेडी एक एपिसोड ऐसा हो चुका है जो मैं बहुत मुश्किल से भूलूंगा। पर दो चीज़ें मुझे आपसे ज़रूर जाननी थी। एक जो अब शुरू में बात हुई, जिस प्रेम से आप प्रेम के बारे में बात करते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपनी बीवी के बारे में बात करते हैं, अपनी पार्टनर के बारे में बात करते हैं, इतना मेरा दिल भर जाता है वो देखकर कि आपका रिलेशनशिप एक देयर समथिंग वेरी स्वीट अबाउट अ मैन हु इज़ वेरी वोकल अबाउट हिज लव फॉर हिज वाइफ, फॉर हिज पार्टनर। आपकी 15 साल की आपका रिलेशनशिप है उनका। नहीं, शादी को 15 साल हो जाएंगे। शादी को 15 रिश्ता तो तनेजा साहब हमने पहले ही कायम कर लिया था। बेस्ट। हाँ, उसमें कितने साल हो गए? 19 साल हो जाएंगे। हाँ, वही जुलाई के महीने। मेरा भी 20 साल नवंबर में होगा। और मैं एक जो चीज़ समझता हूँ, और जो शायद इस जनरेशन को अभी शायद आजकल मुश्किल हो रहा है उनको जानना, कि अगर आप किसी के साथ बड़े होते हैं, पार्टनर के साथ, एक दोस्त मिले, एक सपोर्ट सिस्टम मिले, एक सेफ स्पेस मिले, उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। दिस ईयर आई रियलाइज दैट आई एम गोइंग टू बी मोर, आई वुड हैव स्पेंड मोर टाइम विद डेजी देन विदाउट डेजी आफ्टर वी कंप्लीट 20 years। तो फिर दैट इज जस्ट लाइक एक अलग ही चीज़ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं साहब उस्तादों के बारे में। एक पॉइंट के बाद ना सिबलिंग की तरह झगड़े भी होते हैं। वो तो होते ही हैं, बिल्कुल। मेरा परफ्यूम, मेरी पेंसिल, मेरी डायरी, मेरी वाली गाड़ी। और मैं कभी कभी कहता हूँ, गुंजन कोई हमें देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में।
कि हम ये एक 10 रुपए की चीज के लिए हम झगड़ रहे हैं कि मेरी पेंसिल क्यों ली, मेरा शार्पनर, मेरी साइड ऑफ द बेड, यू नो। पर बिल्कुल सही बात हाँ, है। पर ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपसे ये पूछना था, मुझे ये पता है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते के अंदर आपने पहली बार उनसे मुलाकात हुई, इतना मुझे पता है। उसके बाद क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, तो वो आप प्लीज अगर आप देखिए साहब, ऐसा होता है कि थोड़ा सा ही बताऊंगा, जितना बता सकते हैं। मोहब्बतों के किस्से ज्यादा बयान नहीं करने चाहिए, महसूसने की चीज है। ये जो आहट है ना, ये सबसे पहले आपको अपनी कान की लौ के नीचे महसूस होती है, ठीक है। फिर आपको समझ में आता है कि बिना किसी वजह के आपका जिस्म किसी बैक्टीरिया से नहीं जूझ रहा है, लेकिन बदन की तपिश बढ़ रही है ना। क्यों? क्योंकि आपने अचानक से, कोई चेतावनी नहीं है, ना मौसम विभाग की ना किसी की, आपने अचानक से कुछ देख लिया। एंड शी इज वॉकिंग देयर ऑन द रोड, ब्यूटीफुल मस्टर्ड कलर पटियाला सलवार जिसमें ब्लू कलर के फूल बने हुए हैं, वाइट सूती कुर्ता, यू नो, ब्रिजबाला जैसे कुछ। एंड माई मॉम हैज वेरी लॉन्ग हेयर एंड माई वाइफ हैज वेरी लॉन्ग हेयर। तो आप तो आपको अच्छा, आनंद बख्शी ने इसलिए लिखा था, श्रीदेवी इसलिए गा रही थी मेरे घुटनों से लंबी मेरी चोटी है। एंड देन यू सी एंड यू लाइक, तो आप पलक निहारना होता है ना, तो ये वहां से कहीं से शुरू होता है। पर ये शुरुआती आकर्षण है, बिल्कुल। फिर आप दोस्त बन जाते हो, जो और जादुई चीज है, यू नो। फिर आप बहुत सुख दुख साझा करने लगते हो, और फिर एक समय पे होता है जब आपके दिल सम पे धड़कने लगते हैं, बीट मिलती है। फिर शादी और उसके आगे का सफर, लेकिन और उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। अगर कोई ये कहता है सब कुछ बहुत आगे, तो या तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है या वो परी कथाएं सुना रहा है, बिल्कुल, है ना। पर बस ये याद रहे दोनों को कि जब पहली मर्तबा एक दूसरे को देखा था, जब पहली मर्तबा एक दूसरे के दोस्त बने थे, तो कैसा महसूस किया था। और दोस्त होना ना बंद करें, गड़बड़ भी हुई है, गफलत भी हुई है, कुछ भी। तो जैसे मैं अब यहाँ आया तो मेरा लास्ट कॉल का था कि हाँ जा रहा हूँ इसके लिए, हाँ तो हाँ भाई उस्ताद कुछ फाइनल वर्ड्स, कुछ लास्ट वर्ड्स। तो वो फिर कुछ बोले। तो मैं कहीं भी बोलने जाता हूँ, मेरा लास्ट कॉल स्टेज पे जाने से पहले, ये जहाँ पे मुझे बोलना है, जहाँ अपने मन की बात, हृदय की बात करनी, आई कॉल हर। मतलब आप उसको टोटम समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। सो यस, आई एम ब्लेस्ड दैट शी चोज टू लव मी। शी इज अ वेरी स्ट्रांग वुमन। इट्स वो बोल देती ना, ठीक बोले तो मेरे को, अरे साहब कहाँ है मेरा ऑस्कर, कहाँ है? गुंजन ने बोल दिया कि मैंने ठीक काम किया। बट शी इज वेरी काइंड, एंड उसने मुझे तब चुना जब मैं एक संभावना भर था। हमारी दुनियाएं बहुत अलग हैं। डॉटर ऑफ अ फौजी अफसर and a working mother and only child, and coming from a very affluent background, and choosing a guy who can barely speak English and who comes from a financially a very, at that point of time, very weak background. पाला है मेरी दोस्त ने मुझे साहब, क्या बताऊं आपको। मैं टॉपर था, लेकिन प्लेसमेंट उसका पहले हुआ था और मुझे मरमुआफिक जॉब नहीं मिल रही थी। तो उसको जो मिलता था उससे हम दोनों का, तो जो आपने मेरी तस्वीर देखी है आईएमसी का टॉपर का मेडल लेते हुए, जो मैंने शर्ट पहन रखी है, वो कमीज उसने खरीदी थी मेरे लिए, है ना। तो मैं तमाम तरह से उसका कर्जदार हूँ जी। आज दुनिया एक कामयाब आदमी को देखती है, पर बहुतों की मेहनत लगती है। सो गुंजन इज वन सच पर्सन। और मेरे दोस्त कम वक्त, मतलब वैसे मेरा सर्कल बहुत बड़ा है, पर मेरे जो जिगरी हैं वो कम हैं, पर कमाल के हैं। मुंह पे नहीं बोलता हूँ, दिमाग खराब हो जाएंगे। अब उस्ताद क्यों बुलाते हैं गुंजन को? ये मुझे बहुत ही प्यारी चीज भी लगती है। मेरे कई उस्ताद हैं, है ना। वो सारे लोग जिनसे आपने सीखा, जिसको बनारसी भाषा में गुरु कहते हैं। जी। मैंने सबसे ज्यादा वक्त अपनी जिंदगी का
गुंजन के साथ गुजारा है, क्योंकि मैं बचपन से पेरेंट्स से दूर रहा हूँ, रिश्तेदारों के पास रह के पला बढ़ा। किसी एक व्यक्ति के साथ इतने बरस तक तो आप सबसे ज्यादा किससे सीखोगे? उससे सीखोगे। तो फिर वो आपका उस्ताद बन ही जाता है ना, क्योंकि आप उससे रोज सीख रहे हो। मैं एक दो और सवाल करना चाहूँगा गुंजन के बारे में। एक आपसे यही पूछना था मुझे कि जैसे आपने कहा है कि एक पहले तो मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया, आपको कैसे पता था, किस समय पता था कि शी इज द वन फॉर मी? यार ये देखो, ऐसा है ना कि ये कहानियों में होता है कि इस एक मोड़ पर हमें लगा, बुखार आहिस्ता चढ़ता है, जवानी आहिस्ता से आती है, बरगद एक दिन में बड़ा नहीं होता है। ये बहुत हौले हौले का है मामला गुरु। जब आपको किसी का इंतजार आने लगे, जब आपको किसी के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगे, जब आपको लगे कि इसके सामने मैं भीतर को उलीझ सकता हूँ, जब आपकी दोस्ती गहरी होने लगे, तब आपको लगता है कि आई वुड लाइक टू बी विद दिस पर्सन। और वो भी वो रोज का है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि तब लगा, है ना। हम विपश्यना से निकले, हमने एक दूसरे को फोन किया और हमारे टप टप आंसू गिर रहे थे। परमानेंट इंक आंसुओं से बनती है, पानी नहीं लगता इसमें। हम बहुत अलग हैं। शी इज़ अ वेरी प्राइवेट पर्सन, शी इज़ नॉट ऑन सोशल मीडिया। जिस पहली चीज़ ने हमें जोड़ा वो किताबें थी, हालांकि हमारी किताबें बहुत अलग अलग हैं। वो क्राइम, ट्रू डिटेक्टिव, ये सारी चीज़ें बहुत, वो नॉर्वेजियन पता नहीं कहाँ की सीरीज़ें देखती है, सुनती है। मैं उससे पूछता हूँ कि ब्रो तेरे को कत्ल करने के कितने तरीके चाहिए, कितना वो है ना। और मैं बहुत अब तो नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ या तो, पर एक किताबों फिल्में, उसने मुझे फिल्में देखना सिखाया। मेरे लिए अंग्रेजी फिल्में थी टाइटैनिक, क्योंकि उसमें एक बढ़िया सा लव सीन है, ठीक है, जिसमें वो रोज की तस्वीर बना रहा है। सबसे पहले टाइटैनिक इसलिए देखी, और फिर वो कि साहब उसकी विशालता, भव्यता, जुरासिक पार्क, युमांजी, अपनी ऐसी फिल्में थी, बिल्कुल, है ना, गॉडजिला, ये वो। आप हिंदी फिल्मों वाले लोग यार। तो उसने मुझे एक एक करके इंट्रोड्यूस किया। जैसे नॉटिंग हिल हमें बहुत पसंद है ना। तो उसने नॉटिंग हिल दिखाई, और लव एक्चुअली, ऐसी बहुत सारी फिल्में उसने दिखाई। एक फिल्म हमें बहुत पसंद है नदीम लवैक की, कैरेमल। तो ऐसे अलग अलग फिल्में देखना, फिर उन पे बात करना, किताबें। फिर हमारी म्यूजिक की लिस्ट बड़ी अलग है। मैं साहब अपन कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति वाली जनरेशन के, मतलब बिल्कुल। और वो उसका क्या है, कोल्ड प्ले, लिंकिंग, ये वो तो मैं सुने, जैसे उसने जो मुझे पहला गाना मुझे बड़ा पसंद आया वो था जस्ट अ येलो लेमन ट्री। तो ऐसे फिर उसने अच्छा बोला, उसने कहा रुक जाओ मैं तुम्हें प्रिंट आउट देती, याद कर लो। तो शी वाज सो हैप्पी कि एक अंग्रेजी का गाना बज रहा है और मैं साथ में गुनगुना सकता हूँ। तो उस्ताद इसलिए हैं क्योंकि हम साथ में बड़े हुए ना, 23-21 साल के थे। तो चॉपस्टिक कैसे पकड़ते, तो फाइनली मैंने चॉपस्टिक पकड़ना 4 महीने पहले सीखा है, ठीक है। सो वी लर्न टुगेदर, तो वो वैसा अलग रहता है। सो व्हेन यू आर जस्ट ओके फ्रेंड्स, वी आर गेटिंग नो ईच अदर। हमने बहुत लंबे लंबे वॉक्स किए। अगर आप किसी दोस्ती गांठना चाहते हैं तो उनके साथ यात्राओं पे जाइए, उनके साथ घूमिए खूब। बिल्कुल। फोन को मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल दीजिए एंड जस्ट वॉक एंड टॉक। अगर आप किसी इंसान के साथ घंटों घूम सकते हैं, दिनों घूम सकते हैं, जैसे अगर आप किसी बातें कर सकते हैं, तो आप लोगों का प्रेम करना तय है। मुझे एक ही और सवाल है गुंजन के बारे में, कि आपने बोला भी है कि आपकी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी, और मैं एक जो चीज़ नोटिस करता हूँ, एक बिटरनेस कभी मैंने आपके अंदर नहीं देखी अपने पेरेंट्स को लेकर। पेरेंट्स के लेवल पे नहीं थी वो मुश्किल, रिलेटिव्स के लेवल पे थी। पेरेंट्स ने साथ दिया, देव दिया, रिश्तेदार ज्यादातर नहीं आए थे, अब सब साथ हैं। और विपश्यना ने, मैं बार बार विपश्यना का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बताइए प्लीज, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा है, हर आदमी की जिंदगी में कई घड़ियां या कई कैलेंडर हैं जो एक साथ पलट रहे होते हैं, ठीक है। मेरी जिंदगी का एक कैलेंडर है फादर की ब्रेन हेमरेज एक्सीडेंट के पहले और बाद में। मेरी जिंदगी का एक कैलेंडर है गुंजन से मिलने, बिफोर एंड आफ्टर चल रहे होते कई एक साथ, जी। बिफोर एंड आफ्टर। विपश्यना भी मेरी जिंदगी में वो एक घड़ी, वो एक कैलेंडर है, बिफोर एंड आफ्टर। क्योंकि आप, ये बहुत वैज्ञानिक ध्यान है। देवियों और सज्जनों, अगर आपको जिंदगी में एक जरूरी फैसला करना है तो मेरी आपको बिन मांगी ये सलाह है, आप जिंदगी में कम से कम एक बार
जो धम्म का गोयनका जी वाला विपश्यना है वो जरूर करें। विपश्यना मतलब अपने भीतर देखना, टू लुक विद इन। एक सांस आई, एक सांस गई, उस पर ध्यान और कुछ नहीं, और घंटों कोई है नहीं डिस्ट्रैक्शन। फोन आपका बंद 11 दिन के लिए। यू कैन नॉट रीड, यू कैन नॉट राइट, यू कैन नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। आ की ध्वनि भी नहीं निकालनी है आपको। चौथे दिन से वो आपको आनापान से विपश्यना पर जाते हैं कि आपके जीवन के राग और द्वेष क्या है। आप माफ कर देते हो, आप माफी मांगना सीख जाते हो, आप मुक्त महसूस करने लगते हो, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ अनित्य है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। तो फिर कोई दुख आपको बहुत दुखी नहीं करेगा, कोई सुख आपको बहुत सुखी नहीं करेगा, क्योंकि आपका जीवन बस ये 2 सांस है, एक गई और एक आई। एक दिन ये रुक जानी है, वो एक सांस। सो इट गिव्स यू लॉट ऑफ क्लैरिटी। आपको ये गलत फहमी नहीं रहती है कि दुनिया आपके भरोसे चल रही है। दुनिया घूम रही है, आप 10 दिन भीतर हो, यू डोंट एग्जिस्ट। और मैं तो एक ऐसे टाइम पे गया था जब द वर्ल्ड इन अ स्मॉल पोर्शन वाज डिस्कसिंग मी, क्योंकि मैंने एक बड़ा करियर मूव किया। सो बहुत अद्भुत, अनिर्वचनीय है। आप किसी के दिए दान पर पलते हो उन 10 दिनों में। आपकी मर्जी हो आप 1 रुपए दे दो, आपकी मर्जी हो आप 1 लाख दे दो, क्योंकि आपके दान से किसी कोई और विपश्यना सीखेगा। मेरे एक अगेन बहुत करीबी दोस्त हैं और मेरे पार्टनर भी हैं युवा में, आनंद तिवारी। वो भी 2 बारी होकर आए हैं। उन्होंने भी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया है। मैं कभी जा नहीं पाया, पर मैं जाना ज़रूर चाहूँगा। मेरी इमोशनल प्रोसेसिंग तो थेरेपी से ही होती है मोस्टली। आपने कभी कोशिश की है थेरेपी की? कभी गए हैं आप? नहीं, मैं आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अ थेरेपिस्ट एंड आई एम अ वेरी स्ट्रांग एडवोकेट ऑफ मेंटल हेल्थ, पर मैं कभी थेरेपी के लिए नहीं गया हूँ। जब मुश्किल वक्त आया है तब मैंने ध्यान पर ज़्यादा ध्यान लगाया है। और गीत चतुर्वेदी हिंदी के कवि हैं, उनकी बड़ी अच्छी कविता पढ़ी थी, जब मुश्किल वक्त आए तो उनसे और ज़्यादा प्यार करो जिनसे तुम अब तक करते आए हो। तो मैं अपने अभयारण्यों के पास जाता हूँ जब कभी ऐसा मुश्किल होता है ना। तो ये मेरे जो भाई हैं, दोस्त हैं, परिवार हैं, आए और कुछ एक दफ़ा ये याद कर लो कि कहाँ से शुरू किया था है ना, तो उससे भी ठीक हो जाता है। बट बहुत दोस्तों को मैंने जिद करके भेजा है थेरेपी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ज़रा सी खरोंच आती है, ज़रा सा कुछ होता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। बिल्कुल। हम मन की खरोचों पे उतना ध्यान नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। विपश्यना को चुनने की एक वजह ये भी थी। आई वॉन्टेड टू लुक विद इन, आई वॉन्टेड टू फेस माई सेल्फ, आई वॉन्टेड टू बी विद मी, आई डिड नॉट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम एनी कंस्ट्रक्ट एनीथिंग। सो उन 10 दिनों में वो मेरे लिए महा थेरेपी सेशन था। मैंने बाहर आके कुछ एक लोगों को फ़ोन करके अपने नॉट सो सिविल बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी। ठीक है, कोई एरोगेंस नहीं है ना। और बहुत लोगों को माफ़ कर दिया। राग विकसित नहीं किया उनके लिए, पर उनको अपने द्वेष से मुक्त कर दिया। जी। तो एक जो जिस चीज़ के लिए बहुत आपके दर्शक इस वीडियो को शायद देख भी रहे हो, शायद डायरेक्टली स्किप करके यहाँ आ जाए, वो बात भी कर ही देते हैं। आपने कहा है आप बहुत बड़ा करियर मूव के बाद आप विपाशना गए हैं। 10 साल आपने ललन टॉप में अपने दिए। मतलब काफ़ी लोगों को तो यही कन्फ्यूजन हो गई थी जब आपने कहा आप ललन टॉप छोड़ के जा रहे हैं। ललन टॉप कैसे छोड़ सकते हैं? आप तो उनके फाउंडर हैं, आप तो फेस हैं। हर यात्रा पूरी होती है, हर कितनी भी सुखद यात्रा हो, बिकॉज यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, यू वांट टू लर्न मोर। तो ललन टॉप में रह के जो मैं कर सकता था, आई वॉज द फाउंडिंग एडिटर, इट वॉज माई आइडिया, है ना। इंडिया टुडे ग्रुप के साथ रह के वो काम किया, एक सपना जिया, 5 लोगों के साथ शुरू किया था, इतना बड़ा हुआ, बहुत सीखा, बहुत किया। फिर हमें लगा कि हमें कुछ अलग भी करना है, तो रास्ते अलग कर लिए एमिकेबली। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट that I got to build Lallin Top. I wish the team all the best. सब मेरे लोग हैं, मेरे अपने हैं। कुलदीप जो वहाँ पे एडिटर है, he is like younger brother to me. He is also one such man जिसके साथ मैं लड़ सकता हूँ, जिसके सामने रो सकता हूँ, and vice versa. तो वो भी मेरे अपने ही हैं। तो संस्थान बदलने से स्मृतियाँ नहीं बदलती, साझापन नहीं बदलता है। और इंडिया टुडे समूह में मुझे वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने मेंटर किया मेरे
एडिटर थे वहाँ पे, कमलेश जी कलीपुरी वहाँ के एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ हैं. सो दे मेंटर्ड मी, आई लर्नड अ लॉट. इट वाजंट ईजी, इट्स पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी, विल ऑलवेज रिमेन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, पर आई वांट टू डू समथिंग एल्स एज वेल. सो इसलिए फिर अलग हो गए. सौरभ भाई, मुझे लगता है कि लल्लन टॉप के पहले एक समय ऐसा आ गया था कि जो हिंदी जर्नलिज्म ऑलमोस्ट एक मजाक बन के रह गया था. मुझे अभी भी याद है कि हम लोग अजीब अजीब कहानियां आती थी वहाँ पे. एक सारे टीवी चैनल्स इस तरह की हरकतें हिंदी की एलियन गांव में पाए जा रहे हैं, घोस्ट पाए जा रहे हैं, मतलब हर टाइप की ऊट पटांग चीजें सुनते थे. 2016 में लल्लन टॉप शुरू हुआ. तो ऑलमोस्ट एक उलट होगी जहाँ पर इंग्लिश न्यूज़ चैनल उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ पर एक चीखने का तरीका, एक हाइपर मैस्कुलिनिटी आ गई, और आपने एक बहुत सहज तरीके से एक नया जर्नलिज्म क्रिएट किया डिजिटल पे, जहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग पे फोकस किया गया, इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट पे फोकस किया गया, आवाज़ ऊंची करके अपना आर्ग्यूमेंट बताने की जगह आपकी एक्सपर्टीज़ के दम पे और अंडरस्टैंडिंग के दम पे आपने डिबेट्स किए. बहुत ही कम लोग हैं जो जर्नलिज्म को जर्नलिज्म जैसे, और ये मेरा ओपिनियन है 100%, कुछ लोग मेरे लिए इंग्लिश में भी जिस संस्थान में मैं अब जा रहा हूँ, मतलब वन ऑफ द रीजन I have a lot of respect and gratitude for all these media houses, and almost every media house reached out to me when I announced. और पहले भी करते रहे हैं, पर why did I choose Indian Express? It's a reporter's delight to work in Indian Express. मतलब वो अभी भी बहुत कमाल की. तो Indian Express जैसे एक जर्नलिस्ट है निधि सुरेश, मैं जानता हूँ, न्यूज़ मिनट एंड न्यूज़ लॉन्ड्री. बिल्कुल, क्या कमाल की रिपोर्टिंग करती है वो लड़की. बिल्कुल. उसके लॉन्ग फॉर्म पढ़िए आप, आपके अपने क्राफ्ट को लेके नए सिरे से यकीन आपका हो जाता है, बढ़ जाता है. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं. मेरे अपने लल्लन टॉप में जो साथी हैं, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम. तो थैंक यू सो मच. पर मुझे ऐसा लगता है निखिल कि लोग कहते हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, हमने कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ी अद्भुत चीज़ की हो. जो दीनदयाल विद्यालय में और JNU में एक दक्षिण पंथ का गढ़, एक वाम पंथ का गढ़ सीखा है ना, डिबेट, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, बट इन अ सिविलाइज्ड मैनर. जो सीखा कि तुम्हारी हैसियत भाषा से तय नहीं होगी, तुम्हारी हैसियत ज्ञान, और वो ज्ञान तुम्हें एक बेहतर, क्योंकि आपको कोई ज्ञान तो रावण को भी बहुत था, पर दम्भी व्यक्ति था ना, क्रोध से, गुरूर से भरा हुआ था. हाउ यू अप्लाई दैट नॉलेज, यू हैव एम्पैथी. क्या अरुंधति रॉय की एक किताब और अष्टावक्र गीता अगल बगल रखी हो सकती हैं? क्यों आपको ये करना? नहीं, मैं तो सिर्फ ये पढ़ूं. क्यों तुम अपना आसमान, क्यों कैंची लेके अपना आसमान काट रहे हो? क्यों फीता लेके अपनी धरती नाप रहे हो जब पूरी धरती तुम्हारी है? तो ऐसा हो सकता है ना कि आप सावरकर के बारे में भी पढ़ें, आप गांधी के बारे में भी पढ़ें, आप अम्बेडकर के बारे में भी पढ़ें, आप टैगोर के बारे में भी पढ़ें, आप विवेकानंद के बारे में भी पढ़ें. ये नहीं करना है, ये करना है, क्यों? ठीक है, सबसे कुछ ना कुछ आप सीखें. तो ये मैं इसलिए भी ये पूछना चाहता हूँ कि आई फील लाइक एक सर्टेन काइंड ऑफ हाइपर मैस्कुलिनिटी अब जर्नलिज्म में भी देखने शुरू कर दी थी, व्हिच इज स्टिल कैरिंग ऑन टुडे, एंड इट्स नॉट ओनली इन इंडिया. जो राइज ऑफ सब मूर्खता है, किसी नक्शे या भूगोल की मोहताज नहीं है ना किसी नस्ल की मोहताज है. वो तो सब जगह दिखेंगी. इसका श्रेय हमें नहीं है, इसका श्रेय जनता को है, दर्शक को है. वो दर्शक जिसे लोगों ने मान लिया था, मीडिया वालों ने मान लिया था परंपरागत कि ये मूर्ख है. दर्शक मूर्ख नहीं है. तो आप खराब माल बेच रहे हो ना, आप गड़बड़ काम कर रहे हो ना, पब्लिक ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, उसका नहीं देखना आपको. आप चिल्लाते रहो, आप तमाशे करते रहो. तो लल्लन टॉप जैसे प्रयोग चले या डिजिटल में और प्रयोग चले क्योंकि पीपल वर क्रेविंग फॉर गुड कंटेंट. उनको जानना है कॉन्गो में क्या हो रहा है, उनको जानना है वियतनाम की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है, उनको जानना है साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, उनको सैम ऑल्टमैन, उनको क्रिप्टो, उनको जानना है, उनको अपनी भाषा में जानना है, उनको बंगाली, तमिल, मराठी में जानना है, हिंदी में जानना है. उनको ऐसे लोगों से जानना है जो उनके जैसे दिखें, रिलेटेबल लोग, रियल लोग, अपनी भाषा में जानना है ना. तो पीपल वर क्रेविंग फॉर इट. इंटरनेट एक इक्वलाइजर था ही, मोनोपोली खत्म हो गई लोगों की. जैसे मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में साइंस जर्नलिज्म की, साइंस कम्युनिकेशन की अथाह संभावना है,
and we'll try to do it in Indian Express. That's fabulous. दुनिया भर में हिंदुस्तानी मूल के वैज्ञानिक हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं. आप बताओ तो किसी को, आप रोचक ढंग से बताओ जीन एडिटिंग क्या होती है, आप रोचक ढंग से एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बात करो. एंड आई हैव ग्रेट ट्रस्ट इन द विजडम ऑफ ह्यूमन बीइंग. है ना, बहुत मैं उम्मीद से भरा रहता हूँ. मैं हमारे पास भैया नाउम्मीदी के लिए समय नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लो, बाद में आना, ठीक है, या जाना है तो चले जाओ, एस्तेसी कराओ. नाउम्मीदी अपने घर रहो, हमारे पास टाइम नहीं, हम बिजी हैं, हम उम्मीद से भरे लोग हैं, ठीक है. तो मुश्किलें हैं, जेंडर इक्वालिटी होनी है, ये होना है, पर हम अरे यार अब अरे भैया काम करना है, थोड़ा चींटी की तरह चलेंगे पर चलते रहेंगे. तो एक पोस्टर है हमारे पास, उस पर एक चींटी बनी हुई है, पूरे पोस्टर, बड़ा सा पोस्टर, चींटी बनी है, और उस पर मानवता का सीखने के लिहाज से सबसे जरूरी वाक्य लिखा है. वो वाक्य है, चींटी रोज चलती है. रोज थके हो तो थोड़ा सा, बहुत थके हो तो सुस्ता लो पर फिर चलना है, ताजा दम हो तो रोज चलना है, ठीक है. तो जो होता है अरे साहब लोग तो ऐसे हैं, भैया नहीं, लोग बढ़िया हैं, कुछ एक घटा टोप है, सुलझ जाएंगे. आगे आने वाली नस्लें ज्यादा बग फ्री हैं, उनके ज्यादा चैलेंजेस हैं, ठीक है. तो मैं वो विगत वैभव का, अरे साहब एक वो जमाना था, अभी ये जमाना जिसमें मैं निखिल से बात करूं, ये है जमाना, सांस लौट के आ रही है, अपनी वाचा खोल पा रहा हूं, ये जमाना है, और एक इरादा है कि आगे का जमाना बेहतर होगा. तो जब आप लोगों पे यकीन करते हो तो लोग आप पे यकीन करते हैं. वो प्रकृति का नियम है, एक आईना है. बिल्कुल ठीक है, एक आंख उधर है, एक आंख इधर है, एक आईना है. एक जो मुझे आपसे सवाल ये है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि गुस्सा ऑलमोस्ट रखा जा रहा है, गुस्सैल बनाया जा रहा है पॉपुलेशन को, कि आप गुस्से में ही रहो. जर्नलिस्ट भी बहुत गुस्से में रहने लगे. मतलब अगर वो भ्रष्टाचार की भी बात कर रहे हैं, विच इज आवर जॉब, तो इतने गुस्से में बात कर रहे हैं कि तो वो बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है. आई यूज्ड टू बी एंग्री एट टाइम्स, आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इट. पर गुस्से को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं बनाना चाहिए, है ना, वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए. कई बार क्रोध जरूरी होता है, बहुत ही कंटेक्चुअल बात कर रहा हूं. यदि आपका अन्याय के प्रति क्रोध नहीं है तो अर्जुन क्यों गांडीव उठाएगा? गांधी जी को गुस्सा आया क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन के कंपार्टमेंट से फेंक दिया. फिर गांधी जी ने क्या किया? डंडा उठा के अंग्रेजों का सर फोड़ा? नहीं फोड़ा ना. भगत सिंह को गुस्सा आया, रोष आया ना. भगत सिंह, लोगों को लगता है कि भगत सिंह पूरी जिंदगी ऐसे पिस्तौल लेके घूमते रहे. भगत सिंह हिंसावादी व्यक्ति नहीं थे. भगत सिंह से ज्यादा बहादुर कोई व्यक्ति नहीं था. आप सोचिए कितना करेज लगेगा. असेंबली में बम फेंका, धमाके वाला, पॉलिटिकल पैम्फलेट फेंके, गिरफ्तारी दी, क्योंकि उनको पता था कि बरतानिया हुकूमत को अगर एक्सपोज करना है तो अदालत के कटघरे से दलीलें देके एक्सपोज करना है. और क्या साफ सोच उस व्यक्ति की. आप उनका बम का दर्शन पढ़िए, मैं नास्तिक क्यों हूं पढ़िए. वो गुस्से में है आदमी, पर वो अपना गुस्सा ऐसे खर्च नहीं कर रहा है, वो अपनी पॉलिटिकल समझ को साफ कर रहा है. गांधी जी ने अपना गुस्सा ऐसे खर्च नहीं किया, उन्होंने अस्पृश्यों के लिए काम किया, है ना, उनके साथ जाके रहे, हिंसा के खिलाफ लड़े. तो आप उस गुस्से को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है. मुझे तो अभी भी लग रहा है कि एक तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत चलता है हमारे न्यूज़ चैनल्स पे. आपने वो काफ़ी चेंज किया है, बट व्हेन यू लुक एट द एनवायरनमेंट राइट नाउ एंड व्हाट यू कंपेयर फ्रॉम व्हाट यू सी ऑन ग्राउंड, आपको क्या दिखता है अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड द फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म? ये बहुत बड़ा सवाल है, बट ये मैं आई विल ट्राई टू आंसर दिस बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म. तो हमारे अपने एक ऑब्जर्वेशंस हैं. इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल है. क्यों? क्योंकि धीमे धीमे ये देश ये समझ रहा है, गति कुछ कम है, रैशनैलिटी विल सेव द वर्ल्ड, एम्पैथी विल सेव द वर्ल्ड. भारत को ये सौभाग्य मिला है कि उसके पास संस्कृति और अध्यात्म की पूंजी है. मैं 2 फोन कैरी करता हूं. तो ये फोन है, इसमें एक तरफ मेरी पत्नी की तस्वीर है और पीछे तरफ एक महावाक्य लिखा हुआ है, तत् त्वम् असि. 4 महावाक्य होते हैं. अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञान ब्रह्म,
आत्मन ब्रह्म और तत्वमसि. What is you are seeing is the projection of your conscience. बहुत अद्भुत बात है. हमारे यहाँ क्या हो गया है, ज्यादातर में लोग तर्क किनारे रख के भक्ति भाव से पूछते हैं और चमत्कारों की उम्मीद करते हैं. मेरी माँ ने बचपन में कहा था, बेटा अपने ही मरे स्वर्ग मिलता है, कोई आके तुम्हारा मुकद्दर नहीं बदल देगा. उस्ताद राह दिखा सकते हैं, जैसे कृष्ण मेरे उस्ताद हैं, तो मैं उनके जीवन से सीख सकता हूँ. अच्छा, उस्ताद का किसी ने अपमान किया, शिशुपाल ने उस्ताद का अपमान किया, उस्ताद ने पलट के गालियां दी क्या? नहीं दी. तो ये तो हमारी अध्यात्म संस्कृति साझे त्योहार हैं. पिछले दिनों बसंत आया तो वो निजामुद्दीन की दरगाह पे, है ना, वो गा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कबीर के पद. ये है. दूसरा, हम सिर्फ ये नहीं है, हम रामानुजम के भी वंशज हैं, हम होमी जहांगीर बाबा के भी वंशज. ये भी तो हमारे दादा लोग हैं. बिल्कुल, तो एक उस्ताद मेरे कान्हा हैं, एक उस्ताद मेरे शंकराचार्य हैं, एक उस्ताद मेरे अमीर खुसरो हैं, एक उस्ताद मेरे ये कालिदास हैं, ये गौतम बुद्ध है मेरे उस्ताद. ये सब मेरे पुरखे हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल. एक उस्ताद मेरे ये हैं जो आर्यभट्ट से, ब्रह्मगुप्त से शुरू होता है, वैज्ञानिक हैं. सो स्पिरिचुअलिटी, so that you have empathy and rationality, so that you can progress. Beautiful. तो भारत उस दिशा में बढ़ रहा है. इसके लिए जरूरी है कि हम ज्ञान की शरण में जाएं, हम तर्क की शरण में जाएं. हमारे यहाँ ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने को बुरा नहीं माना गया है. दशरथ के दरबार में एक नास्तिक मंत्री था. प्रश्न करोगे तभी तो सीखोगे, जानोगे. उस परंपरा को हम आगे बढ़ाएं और हम भी अपनी तरह कोशिश कर रहे हैं, चाहे जर्नलिज्म में हो या निजी तौर पे. जैसे हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो फलीभूत होने वाला है. हम अपने गांव में लाइब्रेरी बना रहे हैं. जाकिर ने बताया था जी. तो जब हम न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी देखते हैं, बॉस्टन की लाइब्रेरी, बर्लिन की लाइब्रेरी, तो हमको लगता है यार ये कितनी अद्भुत जगह है. जब हम लैब देखते हैं किसी यूनिवर्सिटी, कितनी अद्भुत जगह है. आप निकलिए, कल्पना करिए, और ये कल्पना इसलिए करिए क्योंकि ये हकीकत में तब्दील होगा, ये मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं आपको. इस देश के हर गांव में एक पुस्तकालय और एक खेल का मैदान अनिवार्य होने चाहिए. जैसे देवालय अनिवार्य है लोगों की आस्था के लिए, जैसे पानी के सोर्सेज अनिवार्य हैं, ठीक है, उस तरह से एक पुस्तकालय जहां पे आपने कितना पढ़ा और उसका कितना अभ्यास किया, इससे आपका कद तय हो. जहां पे आदम के बच्चे, लड़के और लड़कियां, माथे का पसीना पांव तक लेकर आ रहे हैं, जूझना सीख रहे हैं, हार के जीतना सीख रहे हैं, कंधे से कंधा बढ़ाना, टीम बिल्डिंग सीख रहे हैं. ये तो चीजें हम इस दिशा में काम कर रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि पूरा देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा. मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि एक आइडिया है सौरभ द्विवेदी का, दुनिया का, दर्शकों का, चाहे फैंस हो ना हो, आधे लोग आप सोचते हैं कि आप प्रोग्रेसिव हैं, आप लिबरल हैं, आप लेफ्टिस्ट हैं. आधे लोग सोचते हैं आप राइट विंग हैं, संघी हैं, कंजर्वेटिव हैं. कुछ लोग कहते हैं आप सेंट्रिस्ट हैं, एज एन इंसल्ट. कई लोग कहते हैं कि आप आप आरएसएस स्कूल से पढ़े हुए हैं, इसलिए आपकी एक तरीके की सोच है. कुछ लोग कहते हैं आप जेएनयू से पढ़े हुए हैं, आपकी एक तरीके की सोच है. अब इतना सब कुछ लोगों ने बना दिया आपके बारे में, और एक कहा भी जाता है कि जर्नलिज्म के अंदर जो जर्नलिस्ट है उसको स्टोरी नहीं बनना चाहिए, पर आप स्टोरी बन गए हैं क्योंकि आपको प्यार उतना मिला है. तो हाउ वुड यू स्टिल लाइक टू बी रिमेंबर्ड when the entire world has so many ideas about Saurabh Dwivedi? How will Saurabh Dwivedi like to be remembered? एक तो लिबरल होने के लिए लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट होना जरूरी नहीं है, है ना. ये किसी की बपौती नहीं है लिबरल होना. अगर आप सीखने का भाव रखते हैं तो आप लिबरल हैं. अगर आप अपने बायसेस पे काम करना चाहते हैं तो आप लिबरल हैं. अगर आप दूसरे का व्यू पॉइंट सुनना और समझना चाहते हैं, सिर्फ बात काटने के लिए नहीं, उनको ट्रूली समझने के लिए, तो आप लिबरल हैं. ठीक. लिबरल क्या होता है? जो अपने उदर से ज्यादा सोच रहा है, पेट के आगे भी सोच रहा है. तो उदार होने के लिए आपको किसी विचारधारा के बाड़े में बंधने की जरूरत नहीं है. मैं ये सब कुछ हूं. मैं संघ के विद्यालय से पढ़ा हूं, मुझे गर्व है. मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं, मुझे गर्व है. Why will I disown my past? बिल्कुल. मैं आज जो कुछ भी हूं, कुल जमा इन सब चीजों से मिलकर बना हूं.
मैं कहूँ अरे साहब मुझे बड़ी शर्म है कि मैं एक आदमी हूँ, नहीं, मैंने जिंदगी में जो तजुर्बे किए इसलिए किए क्योंकि मैं एक आदमी, तो ये मेरी सीख का तरीका है। मुझे अपनी जाति पर अगर गर्व नहीं है तो शर्म भी नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं चुना ना। अगर मैं उसके बायसेस के साथ चिपका रहता तो दिक्कत थी। अगर मैं अहंकार में बहुत फर्क होता है। हाँ, मतलब इन सब की वजह से मैं ये बना हूं, ठीक है। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को मुबारक। जो प्यार करते हैं मैं बहुत कृतज्ञ हूं, जो नफरत करते हैं मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आई होप दैट यू गेट रिड ऑफ दिस इमोशन कॉल्ड एंगर और हेट्रेड, क्योंकि ये आपको प्रभावित कर रहा है, मुझे नहीं। आई एम रेडी टू बी योर फ्रेंड, ठीक है। ये वो देश है जहां पे गांधी ने हिटलर को चिट्ठी लिखी है। हम उस परंपरा से आते हैं, हम क्यों डिस्कस। ये वो देश है जहां लक्ष्मण मरणासन्न रावण से सीखने जाते हैं। ये वो देश है जहां पर राम शबरी, हम कौन है यार, हम तो बड़े मामूली लोग हैं, इतने उस्ताद लोग। तो दुनिया को जो सोचना है सोचता रहे। हम एक स्टोरी टेलर के तौर पे, और हम कहानी नहीं है, मुझे ये कतई इस बात का मुगालता नहीं है। मैं आपको बताऊं, बीते दिन तो चूंकि मैं जर्नलिज्म के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में ट्राई कर रहा हूं, जो एक एक करके लोगों के सामने काम आ रहा है या आएगा, पढ़ाना, लेक्चर देना, लाइब्रेरीज का मूवमेंट बिल्ड करना, इस तरह की चीज़ें, सिनेमा से जुड़ी भी कुछ लिखाई पढ़ाई की चीज़ें। तो कल शाम हम लोग एक रेस्टोरेंट में एक जगह बैठे हुए थे, उसमें हमारी कुछ दोस्त थी जो सिनेमा में हैं, एक्ट्रेस हैं, तमन्ना, फातिमा, गिरिजा के पति सुरुद, मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है, स्टैंड अप कॉमेडियन है कुल्लू। हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। बाहर आए तो वो बहुत सारे पैप्स जिनको बोलते हैं, वो तस्वीरें खींच रहे हैं, वो सब करें। उसके बाद नए सिरे से बहुत सारी टिप्पणी चले, सब चलता रहेगा, लोग राय बनाते रहेंगे। पर मुझे ये पता है, मैं अपनी दोस्त से चंद्राली से बात की, शी सेड नो यू डेल्ट इट वेरी नाइसली, क्योंकि मुझे यूज टू नहीं होना है। तो एक तो ये बात है, कैसे याद रखेंगे, आई होप कि वो एक ऐसे लड़के को याद रखें जो अपने गांव से, अपनी मिट्टी से, अपनी बोली से, अपने माँ बाप से, बुंदेलखंड से, हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करता है। इश्क में डूबा आदमी, जो अपने दोस्तों को अपने माथे पर सजा कर रखता है, जो आई होप कि मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी गलतियों पे सॉरी बोलना ना भूलूं। गलतियां होंगी, गड़बड़ गलती में नहीं है, गड़बड़ इसमें है कि गलती को गलती नहीं मान रहे, जो सीखना ना भूले। मैं चाहता हूं कि मैं जब मरूं तो मेरे सिरहाने किसी नई भाषा के कुछ पूरे और कुछ अधूरे होमवर्क हो, एक किताब आधी पढ़ी हुई हो, एक कॉफ़ी आधी पी हुई हो, है ना। क्योंकि हमारा पूरापन हमारे अधूरेपन में, हम सिलसिला है ना हमसे बात शुरू हुई ना बात हम पे ख़त्म होगी। आप ऐसे व्यक्ति के तौर पर याद रखें जिसने दुनिया को बच्चों से उल्लास के साथ ये बताया कि किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, अलग अलग लोगों से दोस्तियाँ करो, बहुत जादू के दरवाजे खुलते हैं, और दुनिया घूमो, अपने दड़बों में कैद मत रहो, और आखिरी में संतोष साथ रहेगा। तो जो कुछ यहाँ कमा रहे हो उसको यहाँ पे गंवाओ नहीं, खर्च कर दो। तो हम तो खूब खर्च कर रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। जीवन का मकसद क्या है? आनंद में रहना। आनंद कैसे मिलेगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम ये नहीं बोल रहे नो यू आर अ सिनर, पापी आपी नहीं, हम अमृत की संतान हैं भाई। हम मौज के लिए आए हैं, सीखेंगे, मेहनत करेंगे, गिरेंगे, पढ़ेंगे, बीत जाएंगे, मुदित भाव से जाएंगे। सौरभ भाई थैंक यू, आपने इतनी सीख दी, इतना और जिस तरीके से आप बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ आपके एक अंदाज में भी सरलता है, एक बहुत दिल से बोलते हैं आप। आई एम रियली प्रिविलेज्ड एंड ग्रेटफुल टू हैव बीन विटनेस टू टुडे। इतना मुझे सीखने को मिला है। मैं 2 साल के बाद, मैंने कहा है आपको, बी ए मैन ईयर का एपिसोड कर रहा हूँ, और आई कुडंट हैव होप्ड फॉर अ बेटर गेस्ट। आपने इतनी सहानुभूति मुझे दिखाई, थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर ओपनिंग योर हार्ट फॉर अस।